स्टार्ट। अच्छा जी, तो आज से हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स के हवाले से कि जो डायरेक्टर्स आज तक हम देखते आए हैं, कहीं कहीं उनका नाम लिखा हुआ होता था कि बोर्ड ये करेगा, बोर्ड वो करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट किसको डायरेक्टर मानता है नंबर वन। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कहते हैं। ऑल्दो ये हमारी पिछली क्लासेस के डिस्कशन में आ चुका है, लेकिन आज क्योंकि ये टॉपिक ही इसी का है तो हम इसको देखने लगे हैं। और कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस हैं जो डायरेक्टर्स के हवाले से डील करते हैं वो हैं सेक्शन 153 से लेके 185 तक, तकरीबन ये सारा डायरेक्टर्स को ही डील करता है। खैर हमारे कोर्स में बीच से कुछ सेक्शंस गायब भी हैं तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किताब के अंदर यही सारे सेक्शंस हैं जो इसको रूल करते हैं। अगर हम डायरेक्टर की डेफिनेशन देखें जो लॉ में दी गई है वो है डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो occupying the position of a director occupying the position of a director by whatever name called। क्या आपको ये डेफिनेशन याद करनी होगी? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। whatever name called। अच्छा, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को देखते हैं फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। कंपनी से ये कह रहा है कि डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में शायद डिस्कस किया था कि इंक्लूसिव, इंक्लूड्स और मींस की डेफिनेशंस में क्या फ़र्क है लॉ के अंदर, या एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। अगर नहीं भी आ रहा तो मीन सर मीन जब आते हैं तो हम अपनी एग्जैक्ट वर्डिंग लॉ की लिखते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। और हाँ, इंक्लूड हमारी में अपनी एग्जैक्ट वर्ड से। फॉलोइंग्स लॉ की होती है, और अगर इंक्लूड्स वाली होती है तो इसके अंदर डिक्शनरी मीनिंग भी एड ऑन पॉसिबल रहता है। ऐसा ही है ना? यस। पर डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन का मतलब है कि ऑक्यूपाइंग, कोई बंदा जो ऑक्यूपाई कर रहा हो पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, यानी उसको आप डायरेक्टर के नाम से रख लें या कोई किसी भी और नाम से रख लें, जिस तरीके से लॉ ने बताया हुआ है वो सब डायरेक्टर ही कहलाएंगे। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कहते हैं, जिसको हम आम जबान में बोर्ड के नाम से भी पुकारते हैं, कंपनी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया है। बोर्ड उसको कहते हैं मजमुआ ऑफ डायरेक्टर। यानी अगर किसी कंपनी में 4 लोग डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी में 5 लोग डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी में 6 लोग डायरेक्टर हैं, तो इन सबको अगर मैं कहूँ कि मिला के इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे स्टूडेंट्स को मिला के क्या कहते हैं? क्लास। इसी तरीके से डायरेक्टर्स को मिला जुला के हम क्या कहते हैं? क्लास। बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लास। यस सर। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल जागना होगा तबीयत से, और मुझे बार बार बताना भी होगा कि आप जाग रहे हैं। अच्छा जी, अब कंपनीज एक्ट के अंदर जितना अभी हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टर के हवाले से, इसमें मुख्तलिफ किस्म के डायरेक्टर्स के नाम आपको सुनाई देंगे। तो एक तरफ हम जमा कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल नेम्स हो सकते हैं जो आपको अभी अपनी आगे वाले लेक्चर के अंदर दिखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, किस किस नाम से आपको डायरेक्टर मिल सकता है। सर आपकी स्क्रीन पर आप कुछ लिख रहे हैं? जी मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अब तक जो मैंने लिखा है? सर मेरे पास नहीं शो हो रहा। और किसी को ऐसा मसला आ रहा है जी भाई? सर। जी सर, शो हो रहा है। हो रहा है सर, शो हो रहा जी है। सर, शो हो हो रहा रहा है है। सर, हो रहा है। चलो सर मैं रिकनेक्ट करती हूँ। जी। अच्छा, तो अब हम ये देख रहे थे कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो आपको अभी मुख्तलिफ नामों से सुनाई देंगे कि ये भी इस किस्म का भी डायरेक्टर होता है, उस किस्म का भी डायरेक्टर होता है। तो पहले हम एक लिस्ट जमा कर लेते हैं कि हमें किस किस किस्म के लोग मिलेंगे आगे, ताकि हम जब उनको पढ़ रहे हों तो हमें ईजी रहे, मुश्किल ना पैदा हो। तो ये कुछ पॉसिबल लोग हैं जो आपको मिलेंगे। नंबर 1 आप लिख सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन लॉ में बताया गया है कि फर्स्ट डायरेक्टर किसको कहते हैं। फिर सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉमिनी डायरेक्टर्स भी होते हैं। तब आपको आगे चल के मिलेगा कि एक नॉमिनी डायरेक्टर भी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि एक एक होता क्या है, ताकि जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें ईजी रहेगा। इसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम की भी एक चीज़ होती है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही अभी भी।
ऐसा है कि सबको नहीं हो रही? सर हो रही है शो। सर मैंने तो रिकनेक्ट भी किया है। तो यार अब सर मैंने मैं भी रिकनेक्ट किया, मेरे पास भी शो नहीं रहा। जी सर, मेरे पास भी नहीं हो रही। अच्छा सर इत्तेफाक भी कनेक्ट है। चलें, मैं आप लोगों के पुरजोर ख्वाहिश पे रिकनेक्ट हो रहा हूँ। और उसको एंट्री कैसे करेंगे? जी अब हो रही है स्क्रीन कनेक्ट, स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, नहीं हो रही। नहीं सर। अच्छा, जिनके पास पहले नो होती थी सर। उनके पास अभी भी हो रही होगी? सर नहीं नहीं सर, सर, वो अब चली गई। बिल्कुल भी नहीं हो रही सर, चली गई। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया ना। अब हो गई सर। हो गई ना? अभी हो गई। इसी को स्क्रीन कहते हैं जो आपके सामने आ रही है। सबको दिख रही है? जी नो सर। सर, जी सर, आप जी देखिए। सर आ गई। चले बस हो गया। सर भाई अब आपको नहीं दिख आ रही है रही। नोमान? नहीं दिख रही? नो सर। अच्छा चले, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप बताएं, वो कर लेते हैं जो आप बोले। हम्म, चले अब मेरे ख्याल से हो गई होगी। जी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। भाई नुमान हो रही है? नो सर, मैं सर शो हो रिकनेक्ट रही है। करता हूँ सर। चलें ठीक है, आप जाएं रिकनेक्ट हो जाएं। अच्छा यार, अब तक हमने जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, अब तक हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी जो किताब से रेलेवेंट हो, एग्ज़ाम से रेलेवेंट हो। सिर्फ एक हल्का सा हमने बैकग्राउंड लिया है कि डायरेक्टर का जो एरिया है वो कंपनीज एक्ट में तकरीबन 153 से 185 सेक्शंस के अंदर कवर किया गया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस उनको कहते हैं जो डायरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मगर इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये क्लास हैं। इसी तरीके से किसी कंपनी में अगर 4 डायरेक्टर हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, तो उन सबको जो मिला जुला के मैं कहूँगा वो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी और इसको आम ज़बान में बोर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, कंपनीज एक्ट में जो डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 25 के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कोड, अगर तुम किसी भी नाम से ये पोजीशन संभाले हुए हो तो तुम डायरेक्टर ही माने जाओगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि जिसको एक आम आदमी समझ रहा है डायरेक्टर वही डायरेक्टर हो। लॉ ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अभी डायरेक्टर के बारे में बताया है, तो हम उसको अभी देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये सब डायरेक्टर है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्टर्स की मुख्तलिफ अक़साम आपके सामने ओवर द लेक्चर आती रहेगी। तो एक तरफ हम जमा कर लेंगे कौन कौन से पॉसिबल डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसकी एक हमने एक छोटी सी यहाँ पे लिस्ट बना ली है, ये एक चार्ट की सूरत बना ली है कि इसको हम एक बार हल्की सी डिस्कशन अगर इसके ऊपर कर लें तो आगे चल के आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सर ये फर्स्ट डायरेक्टर का क्या मतलब है, ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का क्या मतलब है, ये नॉमिनी का क्या मतलब है। वो उस वक्त आपको आसान होगा चीज़ों को कनेक्ट करने में। अच्छा जी, फर्स्ट ये डायरेक्टर, आखिरी डायरेक्टर कौन सा? ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, या असाइनी भी इसको कहते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट डायरेक्टर है ये वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी बन रही होती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है। और शायद मुझे किसी ने ज्वाइन भी किया हुआ है यहाँ पे ना, मुनम साकिब ने शायद हमारा जूम भी ज्वाइन किया हुआ है। तो वो चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं और जूम पर गूगल मीट पे आ जाए। मुनम अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप चेंज कर सकती हैं अपना नेटवर्क, ये वाला गूगल से गूगल पे आ सकती हैं। एनीवेज सर मनम मतलब लड़का है। लड़का है। जी। अच्छा चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो लोग डायरेक्टर बनते हैं उसको हम कहते हैं ये फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। फिर हमारे पास होते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि फर्स्ट एजीएम होती है और उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम्स होती हैं, इसी तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता है, और सब्सिक्वेंट वो होता है यानी हर बात में आने वाले डायरेक्टर्स को हम, तो फर्स्ट के बाद हर बात में आने वाले को हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। आफ्टर फर्स्ट आप इस पे लिख सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद कुछ होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। ये वो होते हैं जो एक डायरेक्टर के जो नॉर्मल चैनल्स हैं, जो अभी आगे चल के आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ये डायरेक्टर्स कंपनी में किस किस तरीके से एंट्री अपनी दे सकता है। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर वो होता है जिसकी नॉर्मल रूट से एंट्री नहीं होती। जस्ट लाइक आपने किसी बैंक से अगर कर्जा लिया, लोन लिया किसी कंपनी ने, अब मिसाल के तौर पे कंपनी का पेड अप कैपिटल है कोई 100 मिलियन का, लेकिन उसको लोन की जरूरत पड़ गई 500 मिलियन की, तो बैंक कहेगा कि यार तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम इसको रीपे कर सको, तो हम तुम्हारे से ये अग्रीमेंट करते हैं कि हम अपना कोई बंदा बिठाएंगे तुम्हारे बोर्ड के अंदर। अब बोर्ड का नाम आ गया तो आपको समझ आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई एक डायरेक्टर बनेगा। तो बैंक ये कहेगा कि हम वन ऑफ द बंदा मिसाल के तौर पर हबीब बैंक ये कहेगा कि हम एक आध बंदा आपके बोर्ड पे बिठाना चाहेंगे। तो अगर कोई क्रेडिटर इस किस्म की अग्रीमेंट कंपनी के साथ करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास नॉमिनी डायरेक्टर। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट की एंटिटी, गवर्नमेंट की होल्डिंग है आपकी कंपनी के अंदर, यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कोई इन्वेस्टर कंपनी है, नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, और वो भी अगर आपकी बिजनेस के अंदर कोई डायरेक्टर बिठाना चाहे तो उसको हम कहेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। फिर एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम से एक शख्स होता है। ये आपके कोर्स में कहीं एक आध जगह टकराया तो टकराया, बाकी इसका कोई ऐसे काम आपसे नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्टली कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक थर्ड पार्टी होती है जिसको सिर्फ मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता है, और इंडिपेंडेंटली वो कंपनी के ऑपरेशंस को और जो मामलात हैं उसको देखता है और उस पर एक नज़र रखे हुए होता है। और ये नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज के अंदर होता है, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर या पब्लिक अनलिस्टेड के अंदर ना इसकी रिक्वायरमेंट है ना ये शख्स आपको मिलेगा। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक टाइप है। ये वो डायरेक्टर होता है जो पेड डायरेक्टर होता है, जस्ट लाइक द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यानी हर डायरेक्टर जो ऑनर होता है, हमें पता है कि ऑनर घर पे कौन सा पैसा लेके जाता है, क्लास डिविडेंड लेके जाता है। डिविडेंड यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जो लेके जाता है वो डिविडेंड लेके जाता है। लेकिन कंपनी ऑपरेशंस को, डे टू डे ऑपरेशंस को देखने के लिए फुल टाइम किसी को बिठाती है और उसको अगर डायरेक्टर की पोजीशन देती है तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और नॉर्मली ये पेड डायरेक्टर होता है, ये मंथली पेरोल पे आ रहा होता है, और ये एक सॉर्ट ऑफ अ कंपनी का एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है। अच्छा, जो लास्ट वाला है ऑल्टरनेट डायरेक्टर या असाइनी डायरेक्टर, इसकी बारी तब आती है जब नॉर्मल डायरेक्टर किसी वजह से अवेलेबल ना हो और वो किसी को भी अपनी जगह पर बिठा के चला जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स अगर अपनी शॉप पर नहीं है और वो अपनी जगह पर किसी और को बिठा के जाता है तो हम उससे डील करते हैं। सिमिलरली अगर किसी वजूहत की बिना पर कोई डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है और जहाँ जहाँ उसको लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि तुम अपनी जगह पे किसी और को बिठा के जा सकते हो, तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर या असाइनी डायरेक्टर। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? नॉमिनी डायरेक्टर वो एक्सप्लेन कर दें मैं। नॉमिनी डायरेक्टर वो होता है कि अगर मिसाल के तौर पे दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं जहां आपको नॉमिनी डायरेक्टर दिखेगा। नंबर 1, अगर आपने किसी क्रेडिटर से कोई मामला किया तो वो क्रेडिटर सिर्फ ज़रूरी नहीं है बैंक हो, क्रेडिटर की ब्रॉडर टर्म ये है कि हर कोई जिससे आपकी लैंडिंग का मामला हो गया हो। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपको क्रेडिटर ये कह रहा है कि मैं आपके बोर्ड पे एक अग्रीमेंट करना चाहता हूँ आपसे कंपनी से कि मैं आपके बोर्ड पे अपना एक डायरेक्टर बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी लैंडिंग कर दी है, इतना सारा कर्जा दे दिया है कि मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मैं भी रिस्क पे हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा कोई बंदा आपके बोर्ड पे बैठे और वो ओवर द पीरियड मुझे अपडेट करता रहे और आपके ऑपरेशंस को देखता रहे। तो अगर ऐसा कोई क्रिएटर अपना कोई बंदा आपके बोर्ड पे बिठाना चाहे तो उसको हम कहेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग है आपकी कंपनी में और गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना कोई बंदा आपके बोर्ड पे बिठाएं तो उसको भी हम कहेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। और ये वो होते हैं जो नॉर्मल चैनल से डायरेक्टर के नहीं आते, यानी जो भी नॉर्मल चैनल है एक शख्स को डायरेक्टर बनने का किसी भी कंपनी के, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, तो ये उस नॉर्मल चैनल के थ्रू आते नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। जी क्लास, किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। जी, अल्टरनेट डायरेक्टर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं पीछे किसी को अपनी जगह पर बैठा के जाऊँ, तो मैं कहूँगा कि ये मेरी जगह जो बैठा है दिस इज अल्टरनेट या असाइनी डायरेक्टर। सर उसकी कोई टाइम लिमिट भी होगी फिर?
बिल्कुल सब कुछ होगा, वो तो अभी हम देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ नामों से अपना आपको तारुफ करवाया कि आगे चल के जब ये नाम आए तो हम ये कंफ्यूज ना हो, हमें उस वक्त नाम ना समझने पड़े। हमने एक लिस्ट बना दी और उस पर हम आगे काम करेंगे। एग्जाम सिचुएशन के लिए ये ऐसे रेलिवेंट हो सकता है कि लिस्ट डाउन दी डायरेक्टर्स विच आर डील्ड अंडर कंपनीज एक्ट और 2017। तो लिस्ट डाउन दी डायरेक्टर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी है और एग्जीक्यूटिव भी है और ये सब। यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी क्लास, हम आगे बढ़ सकते हैं? आपको आवाज आ रही है क्लास? आपको आवाज आ रही है? जी क्लास, आपको आवाज आ रही है? मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही। शायद नोमान कुछ कह रहे हैं, मारिफ कुछ कह रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको अपने पास से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, वही जो पहले भी मसला हो चुका है ये। जी क्लास, तो आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही चलिए है। ठीक है, जी बेहतरीन सर। है। अच्छा, तो हम यहाँ से अब मजीद आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वैसे सेक्शंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, नोट करना। ये मैंने ऐसे ही रेफरेंस पर्पस के लिए मैं लिख देता हूँ, तो आप चाहे तो इसको नोट करें और चाहे तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है ये सेक्शन वेक्शन लिखने की। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा था वो ये देखा था कि कंपनी के अंदर एक होता है मेंबर, और मैंने आपको बताया था कि मेंबर, हर मेंबर ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर हो। ऐसा कुछ याद आया? या ज़रूरी नहीं यस है कि सर। हर डायरेक्टर मेंबर? यस सर। तो आज हमारी ये डिस्कशन बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी कि जो मैंने आपसे कहा था वो क्यों कहा था। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा था कि एक कंपनी के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो हम बड़े अच्छे से इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी के अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट, तो ये आप नोट करें। और कंपैरेटिवली हम साथ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक बार फिर लिख देंगे तो हमारा ये चार्ट मुकम्मल हो जाएगा। डायरेक्टर्स और ये मेंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो होती है हम कह सकते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। दूसरी नॉर्मली हम जो नोट कर रहे होते हैं वो होती है अदर प्राइवेट कंपनी। तीसरी हम कह सकते हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। और चौथी जो हमारे पास मशहूर रहती है वो कौन सी रहती है क्लास? लिस्टेड कंपनी। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एसएमसी प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट एक ही होना चाहिए। कितने होने चाहिए क्लास? एटलीस्ट वन। अदर प्राइवेट कंपनीज के लिए एटलीस्ट टू। पब्लिक अनलिस्टेड के लिए एटलीस्ट थ्री। और पब्लिक लिस्टेड के लिए कम से कम 60 डायरेक्टर होने चाहिए। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि मेंबर्स की रिक्वायरमेंट भी तकरीबन वैसी ही थी कि एसएमसी प्राइवेट के लिए कम से कम एक होना चाहिए, अदर प्राइवेट के लिए दो होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए तीन की रिक्वायरमेंट थी। उसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड का फ़र्क हमने नहीं देखा था। क्या यहाँ तक हम साथ ही क्लास? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। जी सर। तो हमने ये अभी इस्टेब्लिश किया कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर वो एसएमसी के लिए कम से कम एक है, अदर प्राइवेट के लिए दो है, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए तीन है, और लिस्टेड कंपनी में कम से कम 60 डायरेक्टर होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम? तो द आंसर इज 7। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी नोट करने वाली है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। ये बात हमने मेंबर के लिए नहीं कही थी। क्या मेंबर के लिए ऐसा कहा था कि लाजमी है कि वो नेचुरल पर्सन ही हो? जी क्लास, मेंबर्स के लिए हाँ सर। हमने ऐसी बात कहीं नहीं लिखी।
लेकिन हाँ डायरेक्टर के लिए लाजमी नेचुरल पर्सन ही होगा, यानी एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक लिविंग पर्सनैलिटी ही हमें मिलेगी जिसको हम कहेंगे कि वो डायरेक्टर है। अच्छा जी एक बात यहाँ पे साथ में ये भी नोट करने की है कि एक होती है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। अच्छा ये क्या होती है? तो ये आपके कोर्स में अपने आप में खुद नहीं है कि आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। यानी मुख्तलिफ टाइप की जो कंपनीज होती हैं, आज आपके सामने एक और कंपनी आई है जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। और लिस्टेड कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की डेफिनेशन में आती है। यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज आती हैं। उसमें किसी न किसी कोई कंपनी का स्ट्रक्चर चाहे प्राइवेट हो तो वो भी आ सकती है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस डिफाइन किए हुए लॉ में वो भी आ सकते हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए सिर्फ ये नोट किया है कि लिस्टेड कंपनी इज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है कि जहां जहां पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होगी वहां फीमेल रिप्रेजेंटेशन होगी बोर्ड के अंदर, फीमेल रिप्रेजेंटेशन होगी बोर्ड के अंदर। अच्छा आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर या एक लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या फीमेल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे हाँ है। आपसे कोई ये पूछ ले कि कितनी औरतें होनी चाहिए बोर्ड में, तो आप कहेंगे हमें इसका आंसर लॉ में ये लिखा हुआ है कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीसीपी। क्योंकि लॉ में इसका आंसर नहीं गिवन इसका आंसर एक दूसरे कुछ रूल्स हैं, वो सिर्फ उसका भी हम नाम लिख के आगे बढ़ जाएंगे, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है और वो लिस्टेड कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं डायरेक्टर्स के हवाले से, कंपनी की गवर्नेंस के हवाले से। तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब वही लिखा हुआ है। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप साथ में तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। चले ज़बरदस्त। अच्छा जी अब ये देखना था हमने कि मैंने अभी आपसे एक रूल का तस्करा किया कि एक रूल है जो कंपनी के गवर्नेंस के हवाले से, कंपनी के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, और डायरेक्टर्स के अंदर तो जगह जगह लिखा हुआ है कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीसीपी। वो जो रूल्स है उसका तस्करा है सेक्शन 156 में। आपको सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए, उसको कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहते हैं? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। बस आपको सिर्फ इसका नाम सर पता कुछ लिख होना रहे हैं चाहिए। सर? जी सर आप कुछ लिख रहे हैं, नजर आप नहीं आ कुछ लिख रहा। रहे हैं सर? जी जी मैं तो कब से लिख ही रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही सर आपकी सर स्क्रीन नहीं हो रही, सर यार चार्ट तक शो है, हो रही है बस। लेकिन किसी और लिखने को हो वाला रही कोई है भाई? नजर नहीं आ रहा। सर स्क्रीन शो हो रही है मगर हाँ चार्ट सर। पे रुक गई है, आगे नहीं। आपको तो लिख रहे रिटर्न कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा एक सेकंड, अब आखिरी क्या लिखा हुआ दिखा है? तो मैं सर वो मैं चार्ट बनाया है। मेरे चार्ट पास बना तो हुआ सर है। वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव वाला तक आ रहा है। मतलब आप लोग अपडेटेड तो हैं, सिर्फ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आखिरी में लिख रहा है, वो भी किसी को दिख रहा है? नो सर। सर वही नो नहीं दिख सर। रहा। कोई एक तो हाँ बोल दे यार। नहीं चलो समझता नहीं है। अच्छा फीमेल एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी तक तो दिख रहा है ना हमें? यस यस सर। सर। बस ठीक है, इसके आगे आप लोग खुद रिकनेक्ट हो जाइए, मेरे पास से मसला नहीं है भाई, क्योंकि कभी किसी को दिखता है कभी किसी को नहीं दिखता, तो आपको दिख जाएगा। सही। सर मैंने रिकनेक्ट किया फिर भी नहीं दिख रहा। करो भाई यार, सबर करो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, अब क्या करें यार। सर रिकॉर्डिंग आपको अच्छा जी अब दिख रही है स्क्रीन? जी क्लास, स्क्रीन दिख रही है आपको? क्लास स्क्रीन दिख रही है? जी क्लास।
हेलो, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? चले ज़बरदस्त, थैंक यू। जी, तो हम ये कह रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी एक टाइप ऑफ द कंपनी है जिसकी एग्जांपल आपके लिए लिस्टेड कंपनी है। उसके अंदर फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर लॉ में लिखा हुआ है, एज में बी स्पेसिफाइड बाय सीसीपी। अच्छा, वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है? वो चीज़ लिखी हुई है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। बस आपने सिर्फ ये नाम याद रखना है। इसका ताल्लुक सेक्शन 156 में वहीं पे बताया गया है और आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नामी एक चीज़ होगी जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आपसे यही पूछा जा सकता है मैक्सिमम एक आध एमसीक्यू के अंदर, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या यहाँ तक हम साथ हैं? क्लास आगे बढ़े जी। क्लास जी, अगर आप में से कोई कुछ कहे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है आज। नहीं आ रही यार, क्या ये गड़बड़ हो गई है? जी, चलें हम आगे बढ़ते हैं। खैर है, मेरी तो अगर आपको आ रही है ना, काफ़ी है फिलहाल। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने जो देखना है वो यहाँ पे ये भी देखना था कि आप ये देखें कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कम से कम एक है और मेंबर की एक है। और 99% केसेस में जो डायरेक्टर होगा वो मेंबर ही होगा। नॉर्मली लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज के केस में या पब्लिक अनलिस्टेड के केस में तो ऐसा ही मिलेगा कि जो शख्स आपकी कंपनी के अंदर मेंबर होगा वही डायरेक्टर होगा, जो डायरेक्टर होगा वही मेंबर होगा। लेकिन हाँ, क्या ज़रूरी है दोनों एक ही हो? द आंसर इज़ नो, ज़रूरी नहीं है। वो हमें ऐसे पता चल गया कि मेंबर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जिसके पास शेयर्स होंगे, और डायरेक्टर की डेफिनेशन में वो है कि जो एक पर्टिकुलर ऑफिस को ऑक्यूपाई करता होगा। और हमें ये भी पता चल गया कि दोनों की इवन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है लिस्टेड कंपनी के अंदर। तो जब यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 3 की है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स और मेंबर्स बराबर हो। अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं क्लास कि एक शख्स कितनी कंपनीज का डायरेक्टर एक वक्त में हो सकता है? एक शख्स कितनी कंपनीज का डायरेक्टर एक वक्त में हो सकता है? तो इसका आंसर भी कहाँ लिखा हुआ है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। आपके सेक्शन 155 में यही लिखा हुआ है कि नो पर्सन एज डायरेक्टर in more than companies as specified, कि कोई बंदा उससे ज़्यादा कंपनियों के अंदर डायरेक्टर नहीं होगा जैसे स्पेसिफाइड होगा। और वो स्पेसिफाइड का मामला कहाँ लिखा हुआ है? वो स्पेसिफाइड का मामला लिखा हुआ है आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वैसे ये आइडियली कोर्स के अंदर ये सेक्शंस नहीं होने चाहिए जहाँ पर इस किस्म की बातें हों कि जो वहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है। या तो उसका रेलिवेंट पूरा तस्करा होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कम से कम 7 कंपनीज का डायरेक्टर एक शख्स हो सकता है। बल्कि मैक्सिमम 7 कंपनीज का डायरेक्टर, 7 है या 5 है, मुझे एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं हो रहा। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही लिखा हुआ है कि 5 या 7 कंपनीज का डायरेक्टर एक शख्स 5 या 7 कंपनीज का डायरेक्टर एक वक्त में हो सकता है। अच्छा जी, अब ये जो गिनती है, ये गिनती अप्लाई नहीं होगी लिस्टेड सब्सिडरी के अंदर। लिमिट नॉट इंक्लूड इन लिस्टेड सब्सिडरी। अच्छा, अब पहले तो मुझे ये कंफर्म करें कि आप लोगों को सब्सिडरी और पेरेंट और होल्डिंग कंपनी का अगर कॉन्सेप्ट है तो हमें इजी हो जाएगा। जी क्लास, लिख के बताना होगा मुझे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी।
अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है क्लास? नो सर। अब भी नहीं हो रही? चेक करें। नहीं सर। मेरे नो ख्याल सर। से टाइम लगता है, एक मिनट वेट करें। आज मेरे ख्याल से किस्मत भी हमारा साथ नहीं देना चाह रही। आ गई है सर। आ आ गई गए है, आ गए। चलें ज़बरदस्त। खैर, तो अब आ रही है ना, स्क्रीन आ रही है। तो मैं ये बता रहा था कि एक शख्स एक वक्त में 7 से ज़्यादा कंपनीज या 5 से ज़्यादा कंपनीज का डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन ये जो गिनती होगी ये लिस्टेड सब्सिडीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या मतलब? लेकिन सिंपल, अगर एक कंपनी है, कंपनी ए, अगर उसने कंपनी बी के अंदर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ समझाना आसानी रखने के लिए 100% इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कंपनी बी के जो शेयर होल्डर्स हैं 100% वो कौन होगी? कंपनी ए। तो हम कहेंगे कंपनी बी कंपनी ए की क्या है? क्लास सब्सिडरी है। क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। यानी सब्सिडी आप कह सकते हैं छोटे को, पेरेंट कहते हैं इन्वेस्टर को, और सब्सिडी कहते हैं बेटे को, बच्चे को। क्या बात समझ आई? आइडियली, नॉर्मली एक कंपनी 51% अगर किसी कंपनी में होल्डिंग रखती है तो वो उसकी पेरेंट बन जाती है, और जिसमें रखती है वो सब्सिडी बन जाती है। ठीक हो गया? ये बात समझ आई? सर दोबारा समझाते हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि लेट से एक कंपनी है, सही है, और कंपनी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो हम उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी। एक कंपनी है, कंपनी ए, वो लेट से कंपनी बी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका कार है? आपको शेयर इशू हो जाते हैं, यानी शेयर होल्डिंग होती है। तो ये कंपनी ए इन्वेस्टिंग कंपनी है। अच्छा, अगर इस कंपनी ए ने कंपनी बी के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट कर दी है, या एटलीस्ट 51% कर दी है, तो हम ये कहेंगे कि कंपनी ए इज पेरेंट और कंपनी बी इज सब्सिडरी। यानी कंपनी बी का जो अब्बा है वो कंपनी ए है। इसमें कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल सी बात है। ओके, यस सर। चलो जबरदस्त। तो हम ये कह रहे थे कि अगर एक शख्स किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो एक वक्त में 5 या 7 कंपनी से ज़्यादा की डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने कंपनी ए के अंदर, मिसाल के तौर पे वो कंपनी ए का डायरेक्टर है और कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर कंपनी बी लिस्टेड सब्सिडरी है, यानी लिस्टेड कंपनी है और सब्सिडरी किसकी होगी? कंपनी ए की, तो जो कंपनी ए का डायरेक्टर होगा आइडियली वो कंपनी बी का भी डायरेक्टर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्टरशिप की गिनती है इसको आप कंपनी बी के लिए ना काउंट कीजिएगा। इज दैट क्लियर क्लास? यस सर। जबरदस्त। यस सर। अच्छा, ये जो हमारी गिनती है कि 5 नहीं हो या 7 नहीं हो, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए है। प्राइवेट कंपनीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक शख्स कितनी कंपनी का बर वक्त डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। उसमें कोई कैप मुझे, मेरी नज़र से नहीं गुजरी लॉ में। ठीक है जी, Yes, sir. चलें ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि हमने अब तक ये समझ लिया कि डायरेक्टर के मुख्तलिफ क्या क्या नाम हो सकते हैं, मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, डायरेक्टर हमेशा एक नेचुरल पर्सन होगा, और एक बंदा किसी कंपनी में कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें जो देखना है कि सवाल ये है कि हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर हो कौन सकता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि एक शख्स कौन डायरेक्टर हो सकता है। तो ये हमें मिलेगा, जो हमारी किताब के अंदर सेक्शन है वो डील करता है इससे, सेक्शन 153। सेक्शन 153 हमें बताता है कि कौन कौन सा शख्स इनएलिजिबल है टू बिकम डायरेक्टर। यानी अगर ये लिस्ट तुमने याद कर ली तो इसके अलावा कोई भी शख्स डायरेक्टर बन सकता है। सेक्शन 53 हमें क्या बताता है? 153 कि कौन कौन सा शख्स है जो इनएलिजिबल है डायरेक्टरशिप की पोजीशन को होल्ड करने के लिए, किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो अगर ये लिस्ट हमें याद हो जाएगी तो इसका मतलब इसके अलावा कोई भी शख्स डायरेक्टर बन सकता है। अब मैं ये लिस्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसको आप लोग, ये लिस्ट आपको एक हद तक याद होनी चाहिए।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाथ के हाथ बता दूंगा कि ये तो लाजमी याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये लिस्ट पूरी तो यकीनन याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लाजमी याद होने चाहिए। अच्छा, पहला वो शख्स जो माइनर होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब ये माइनर वही वाला है जो आप अपनी अर्लियर स्टडीज़ में पढ़ के आए थे, क्या पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक माइनर होता है, एक अनसाउंड माइंड होता है और एक डिसक्वालीफाइड बाय लॉ लोग वाले लोग होते हैं। तो वहाँ पर जो हमने माइनर पढ़ा था ये वही वाला माइनर है, 18 ईयर से कम ये एज हो। 18 साल वाला और केस ऑफ गार्जियनशिप 21 साल वाला। ठीक है जी। इसके बाद अनसाउंड माइंड, अगर एक शख्स अनसाउंड माइंड है तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का। अच्छा जी, अब तीसरा वो है जिसने अप्लाई किया हुआ हो, अप्लाइड टू बी adjudicated as an insolvent and its application is pending. सर आप लैपटॉप चार्ज पे लगा दें, आपके लैपटॉप की वजह से लैपटॉप चार्ज स्क्रीन पे शो नहीं है। चार्ज ही हो रहा है साथ में। अच्छा, चौथा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। पहले ये लिस्ट जमा कर लें फिर इसको हल्का फुल्का डिस्कस भी कर लेंगे। पांचवा है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, convicted by a court of law for an offense including moral turpitude। छठा आप कह सकते हैं has been declared from holding, has been barred under this act। सातवां आप लिख लें lacking fiduciary behavior। अच्छा, आप किताब के अंदर इसके अंदर आपको लंबी लंबी लाइन भी याद करने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा जो हम शॉर्ट शॉर्ट लिख रहे हैं। लेकिन फिड्यूशियरी बिहेवियर यानी आपके नोट सफिशिएंट जमा हो गए हैं इन बोर्ड्स पे से छाप छाप के। डज नॉट होल्ड, सर ये फाइल में क्या लिखा हुआ है सर? फाइव में लिखा हुआ है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड। नंबर सर 9, फिफ्थ वाले का मतलब क्या हुआ? सॉरी फिफ्थ वाले का मतलब क्या है? मैं मतलब सबके समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ लिस्ट छाप रहे हैं हम लोग। यार कोई स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो लॉ वाले, मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर मेरे पास भी शो नहीं हो रही। मेरे पास भी नहीं हो रही। मेरे पास भी नहीं आ रही सर। हद हो गई, एक बोलता है तो सब बोल देंगे, क्या चक्कर है। सर आप थोड़ा ऊपर करें, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। अच्छा, सॉरी यार, आज आप लोगों को बड़ा मसला हो रहा है, मगर हमें रीज़न नहीं पता वरना हम इसको किल कर सकते थे। मसला कहाँ पर है। डिक्लेयर डिफॉल्टर बाय कोर्ट इन डी पेमेंट ऑफ अ लोन, सर ये 7th में क्या लिखा है? लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर। अच्छा जी, जिसके पास हो रही है, मतलब मेजोरिटी के पास हो रही है ना, 4-5 लोगों की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता क्या चल रहा है। सर ये फिफ्थ में मॉरल के बाद बता दिए क्या लिखा है सर? फिफ्थ में लिखा है कन्विक्टेड, फिफ्थ में लिखा है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड। ओके सर। सर आप थोड़ा सा कुछ भी लिखें। थोड़ा सा नहीं, मैं मुस्तकिल लिखे जा रहा हूँ। फिर नहीं हो रही सर शो। यार अच्छा, आप रिकनेक्ट करके देखें, रुक गई। अदरवाइज मैं कुछ और सोचता हूँ इसके लिए, क्योंकि सर ये कनेक्ट कर लिया। नहीं सब कर अपने अपने सर आपकी आवाज बार बार वो नहीं आती है, रुक जाती है बीच में, आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। सर जूम पे ले लें मीटिंग, अभी ये कैंसिल कर। अच्छा सर वैसे मेरे पास तो आवाज भी और स्क्रीन भी सही आ रही है। यस सर, मेरे पास भी सब चीजें सही आ रही आवाज है। तो सही आ रही है सर। सेम स्क्रीन और आवाज सही आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही।
अच्छा भाई, ये अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाती है अगर किसी ने सुन ली तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा, चल गया रहा है। बहरहाल हम एक काम करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, फिलहाल ये लिस्ट तो पूरी करें फिर इस पे करते हैं कुछ, और कोई इसकी तस्वीर खींच के शेयर कर देगा तो लिस्ट तो आ जाएगी, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मसला नहीं है। इस पे कुछ मैं कर देता हूँ, टेंशन ना लें। स्पाउस ऑफ दिस पर्सन और स्पॉन्सर, डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ ब्रोकरेज हाउस। सही हो गया सर। हो गया ना, बस बेहतरीन। सर सबर थोड़ा आप लोग। सपोर्ट कर दें। जी जी, 1 मिनट भैया, ये लीजिए, सेट है। Yes, sir. थैंक यू सर। वेलकम बोस, वेलकम। अच्छा जी, स्क्रीन तो अब आप लोगों के बाहर ही है। आप सब वैसे झाग रहे हैं, ये जितने भी 33 लोग ओके करके आए हुए हैं। जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। तो सर सही, इस पे अच्छी कर बात है। देते हैं नोट्स पे। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस टाइम यस पे सर। ऑनलाइन हैं और क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी, ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूँ प्लीज। सर 10th वाला पॉइंट बता दें। जी, सर 1 मिनट। 10th वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। अच्छा जी, ये 11वां पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने, तो हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करें। जी सर स्टार्ट कर लें। चलो ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम ये देखने जा रहे हैं क्लास कि कौन वो लोग हैं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। यानी जब भी कोई शख्स डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो एससीसीपी के पास अपनी कंपनी को अपनी कंसेंट जमा कराता है, और फिर एससीसीपी में भी उसके पर्टिकुलर्स जमा होते हैं कि आज से इस कंपनी का ये शख्स डायरेक्टर है। तो एक लिस्ट लॉ ने हमें दे दी कि इन लोगों को हम डायरेक्टर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और इसके अलावा कोई भी शख्स हो वो डायरेक्टर बन सकता है। नंबर 1 इज माइनर। अगर कोई शख्स माइनर है तो उसको हम डायरेक्टर को एज अ डायरेक्टर कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स का अनसाउंड माइंड वाला मामला है, यानी वो फॉर्मिंग ऑफ रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता और जिसको बात समझ नहीं आती, जिसकी फिटिंग हिली हुई है, तो उसको हम डायरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, कोई शख्स अगर अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट हो और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, यानी लॉ ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसको बैंकरप्सी फाइल कर देनी चाहिए, अब वो लोगों के कर्जे नहीं उतार सकता, तो इसका तरीका ये होता है कि आप कोर्ट जाएं और जाके एप्लीकेशन फाइल करें कि मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है कि मैं लोगों के कर्जे उतार सकूं और मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए। तो अगर कोई शख्स जाके ये एप्लीकेशन फाइल कर देता है तो उसकी इस हालत में भी, जब वो इस दौर से गुजर रहा हो, तो उसको डायरेक्टरशिप किसी कंपनी के अंदर नहीं मिल सकती। अच्छा, अगर कोई शख्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, यानी जिसके एसेट्स बटने का मामला हो मगर बटे ना हो, वही उस ये भी मोर और लेस ऊपर वाले से कनेक्टेड ही है, तो उसको भी हम यही कहेंगे कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, अगर कोई शख्स कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो फॉर एन ऑफेंस इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड, यानी कोई शख्स को कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया हो कि ये शख्स मुजरिम है, तो उसको भी हम डायरेक्टर की पोजीशन नहीं देंगे। इसमें इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड, अगर किसी की इखलाकी सरगर्मियाँ भी ऐसी हैं जो पब्लिक में आ गई हैं और उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, यानी मुजरिम करार दे दिया है, यानी तकरीबन हर कोई इखलाकी बुराइयों में तो होगा, लेकिन अगर किसी को कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो फिर वो उसको मसला हो जाएगा डायरेक्टरशिप की पोजीशन लेने से। अच्छा, छठा पॉइंट है हैज़ बीन बार्ड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के मुराद ये हो गया कि कंपनीज एक्ट के अंदर जिसको मना किया गया हो कि हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे कि तुम डायरेक्टर की पोजीशन लोगे। आप में से कोई चाहे तो एग्जाम्पल शेयर कर सकता है कि ऐसा अभी तक हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है कि कंपनीज एक्ट में कहा गया हो कि उसको हम डायरेक्टर नहीं कंटिन्यू होने देंगे। कहीं याद आ रहा है क्लास?
पढ़ा तो है हमने, ये तो कंफर्म है जी। सर वो जो इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट था उसमें उसमें नॉट पढ़ा फॉर था, प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल एसोसिएशन, बिल्कुल, एक उसमें नॉन फॉर पढ़ा था, प्रॉफिट एसोसिएशन सर। एक उसमें पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था डिविडेंड के अंदर कि अगर सीईओ को हम 5 साल तक ऑफिस ऑफ डायरेक्टर नहीं बनेगी अगर उसने वक्त पे पेमेंट नहीं की, कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ से Yes, sir. अगर आप लोग पेनल्टी नोट कर लें कि अगर इस पे एक सवाल बन जाए कि लिस्ट डाउन द सिचुएशंस अंडर कंपनीज एक्ट, कि उसने कहाँ कहाँ किसी शख्स को बार्ट फ्रॉम टू बिकम अ डायरेक्टर किया हुआ है, इसका जवाब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके लिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट से ही ये अरेंजमेंट इसकी पॉसिबल होगी। तो आपको बात समझ आ रही है? जैसा हमने अभी पेपर लिया था मिड टर्म का भी, कि जिसमें हम कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा गए थे, तो यहाँ से भी एक चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है क्लास, जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में एक लिस्ट तैयार करवाई थी कि एजीएम के अंदर भी एक चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, ईओजीएम से भी हो सकती है और थ्रू सर्कुलेशन भी हो सकती है। याद आ रहा है वो हमने एक लिस्ट जमा की थी, वो लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ था इस तरह जी क्लास। यस सर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप एक लिस्ट जमा कर लेंगे। अच्छा, सातवां बंदा वो होगा जो लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर रखता हो, यानी जिसकी फिड्यूशरी बिहेवियर के अंदर लैकिंग हो, तो उसको भी हम डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। अच्छा, 8वें के अंदर वो कह रहा है कि अगर किसी शख्स के पास नेशनल टैक्स नंबर ना हो, यानी एनटीएन अवेलेबल ना हो, तो हम उसको, वो डायरेक्टर किसी कंपनी का नहीं बन सकता। अच्छा, ये आईटीओ का मतलब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर किसी के पास नेशनल टैक्स नंबर ना हो तो वो डायरेक्टर कंपनी का नहीं बन सकता। अच्छा, इसके बाद 9वां नंबर है डिक्लेयर डिफॉल्टर बाय कोर्ट इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर किसी को कोर्ट डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दे कि उसने पेमेंट करने के अंदर डिफॉल्ट किया हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके लिए भी हम यही समझेंगे कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अच्छा, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और स्पाउस ऑफ सच पर्सन, या स्पॉन्सर हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो ब्रोकरेज हाउस। ब्रोकरेज हाउस क्या होता है? ब्रोकरेज हाउस ये होता है कि आप में से हर किसी को पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जब आप कर रहे होते हैं, तो आपने अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है किसी इंटरमीडिएटरी के पास। जस्ट लाइक अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बैंक में रहे, तो आप स्टेट बैंक के पास डायरेक्ट तो नहीं जाते, बीच में नॉर्मल बैंक्स होती हैं, एचबीएल है, ये सेंट्रल बैंक से आप डायरेक्ट रब्ता नहीं करते। सिमिलरली अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो आप कुछ ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जिसको हम स्टॉक के मेंबर कहते हैं, एक्सचेंज के मेंबर कहते हैं, उनके पास आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिनके थ्रू आप क्या कहते हैं, ये ट्रेडिंग करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड है, एंड ब्रोकरेज हाउस का बिजनेस इज़ वन ऑफ देम। इसके ऊपर बहुत सारी कंप्लाइंसेस लॉ ने लगाई हुई हैं कि तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, और ये एक मुश्किल काम है इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंसेस ऑफ द लॉज। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज के अंदर इंगेज है, या वो नहीं है, उसकी बेगम है या उसका हस्बैंड है, स्पाउस इन आइदर वे, या वो किसी ब्रोकरेज हाउस में स्पॉन्सर है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, तो वो किसी कंपनी का किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। और लास्ट पॉइंट ये है कि वो मेंबर ना हो। अगर कोई शख्स मेंबर नहीं है तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब बात ये आएगी कि मैंने तो आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स हमेशा मेंबर हो कभी और डायरेक्टर हो, दोनों सेम हो। तो जनरल रूल इज़ दैट कि एक शख्स को डायरेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी कंपनी का मेंबर भी हो। ऑल्दो उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट ये भी नोट करने का है कि ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। मालूम हुआ प्राइवेट कंपनीज के लिए और पब्लिक अनलिस्टेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एक शख्स अगर किसी ब्रोकरेज हाउस के अंदर इन्वॉल्व है, या किसी ब्रोकरेज हाउस का स्पॉन्सर है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, तो वो किसी प्राइवेट कंपनी का तो डायरेक्टर बन सकता है, लिस्टेड कंपनी का नहीं बन सकता। मतलब एक छोटा सा केस आ जाए और अगर आपको ये याद हो गया कि ब्रोकरेज हाउस सर ने कहा था, ब्रोकरेज हाउस कहा था, तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो हाँ बिल्कुल वो नहीं बन सकता। मगर ये वाली जो दो कंडीशंस हैं 9 और 10, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टरशिप के लिए एप्लीकेबल है और जनरली सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली कि डज नॉट होल्ड एनटीएन एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके लिए भी अगर कोई शख्स चाहे तो एससीसीबी से अप्रूवल लेके
SECP से अप्रूवल लेके, परमिशन लेके डायरेक्टर बन सकता है। उसको एग्जामिशन अगर कमीशन दे दे कि ठीक है आप बगैर NTN ले डायरेक्टर बन सकते हैं, तो देन ही कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। क्या यहाँ तक हम साथ ही क्लास? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर यकीनन Yes, प्रैक्टिकल sir. वर्ल्ड के अंदर तो शायद इसको इस तरीके से रिजिडली फॉलो नहीं होता होगा सारी चीज़ें, और कहीं कहीं जो लॉ में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस में यकीनन फ़र्क रह जाता है। तो लेकिन आप लोग सारे अभी MBA और BBA के अंदर इन्वॉल्व हैं और आगे चल के इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर्स भी आप में से बनेंगे, या कोई मल्टीनेशनल्स को या अच्छी कंपनीज को ज्वाइन भी करेगा, तो आपको एक हल्का सा एक सांचा मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया कि डायरेक्टर बनने के लिए किसी कंपनी का कौन कौन वो शख्स हैं जो एलिजिबल नहीं होता। तो कुछ भी ना हो, लेकिन हमेशा अपने आप को इससे ज़रूर महफूज रखा करें कि आपके नाम पे कोई कन्विक्टेड मामला ना हो, कोई कोर्ट से कोई कन्विक्टेड ना हो, यानी कोई ऐसे जुर्म का हिस्सा नहीं बन जाए कि रफा दफा ऐसे ही हो जाए, कोर्ट कचहरी के बाद फिर एक दाग बन जाता है, और ये सिर्फ डायरेक्टरशिप पे नहीं और भी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों में फिर इस पे एक मसला आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक शख्स मेंबर नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जनरल रूल क्या है क्लास के, एक शख्स अगर मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और मेंबर कौन होता है? जिसको सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होता है या जिसके पास शेयर्स अलॉट हुए होते हैं। ये चीज़ हम अपनी डिस्कशन में काफ़ी बार ला चुके हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं? पहली एक्सेप्शन है कि एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहा हो एज मेंबर। सर स्क्रीन फिर से नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन फिर से नहीं दिख रही। चले, अब मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, ट्राई मार सकता हूँ, तो वेट कीजिएगा। जी क्लास, अब दिख रही है स्क्रीन? आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। सर आप कुछ लिखेंगे तो पता चलेगा। स्क्रीन आ रही है तो लिखूंगा तो भी चलेगा। देखें, दिख रहा है मैंने क्या जी लिखा सर, है? आ रही है स्क्रीन। क्या है, मैंने क्या लिखा है? दिख रहा है? सर आप ड्राइंग करते सर हैं? चलो सर जबरदस्त। आप डॉक्टर सर से कुछ लिखा नहीं। सही। अच्छा, तो तो जनरल रूल ये था कि एक शख्स अगर मेंबर नहीं है तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट अ पर्सन, एक शख्स रिप्रेजेंटिंग एन आर्टिफिशियल मेंबर, तो फिर वो डायरेक्टर बन सकता है। इसकी कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेगा? पहले वाले की। जी क्लास। सर आर्टिफिशियल मेंबर कौन होता है? देखो, कंपनी सर। जबरदस्त जबरदस्त कंपनी खुद ही होगी ना सर? जबरदस्त, एक्सीलेंट। अगर कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो कंपनी खुद तो बोर्ड पे आके बैठेगी नहीं, तो वो क्या करेगी? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा देगी। सही। जी सर। चले, जबरदस्त। दूसरा, होल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर, इस पे भी हम बात कर तो सकते। इसके ना एग्जाम्पल क्या होगी? सॉरी, अभी आप पूछ रहे थे ना, कोई एग्जाम्पल बताए। यही तो था कि अगर कोई कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट करी हुई है किसी कंपनी में, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो कंपनी खुद तो आके बोर्ड पे बैठेगी नहीं, तो अपना कोई बंदा बैठाएगी ना एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वो
वो मेंबर तो होगा नहीं लेकिन वो डायरेक्टर हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, जनरल रूल ये है कि अगर एक शख्स मेंबर नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ आई दोस्त? जी सर। सही। दूसरा होल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई एम्प्लॉई हो और कंपनी उसको एज एम्प्लॉई रखे तो वो भी डायरेक्टर बन सकता है, ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर। तीसरा चीफ एग्जीक्यूटिव। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो कंपनी का मेंबर भी हो। चीफ एग्जीक्यूटिव को डीम डायरेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्लास? डीम डायरेक्टर। डीन डायरेक्टर। और चौथा है रिप्रेजेंटेटिंग क्रेडिटर। रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर ये भी हम देख चुके थे कि इसको अगर मैं नॉमिनी डायरेक्टर लिख दूं तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा, और इसको भी। जी क्लास। जी क्लास, आपको आवाज आ रही है? जी सर। अगर हम इसको नॉमिनी डायरेक्टर बोल दें और इसको भी नॉमिनी डायरेक्टर बोल दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो सर। नहीं सर। चलो, जबरदस्त हो गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो यहाँ पर आके हो गया मुकम्मल। कि अगर तुम माइनर सर हो। ये जो आपने टीम डायरेक्टर लिखवाया है हम्म। वो आपकी टाइप्स में से कौन से वाला है? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। चीफ एग्जीक्यूटिव नॉर्मली डीन डायरेक्टर कहा जाता है, वो मेंबर नहीं होता। समझाने के लिए लिखा है, वो टाइप्स में नहीं था। टाइप्स में वो ओके था जिसका जहाँ जहाँ लॉ में तस्करा मिलता है। और चीफ डायरेक्टर्स के सेक्शंस के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव के अपने सेक्शन है जो अगली क्लास में आएंगे, तो वहां पर ये बात आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। जी क्लास, यहाँ जी सर। तक समझ आ रहा है? सेट है? यस सर। यस सर। जी प्रोसीडिंग से ज़्यादा तो ये बोर तो नहीं है, उससे तो बेहतर है शायद। यस सर। बहुत बहुत मरा हुआ यस्सर निकला है इसका, लेकिन इस अकेले का ही निकला है। एनीवेज, तो चलें, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लिस्ट अगर आपके पास पूरी हो गई है तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था वो क्या होता है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया क्लास? ओके, जी सर। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, सेक्शन 157। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देंगे सर, ये रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर के ऊपर क्या लिखा हुआ हाँ बिल्कुल। चीफ एग्जीक्यूटिव डीन डायरेक्टर। है? ओके सर। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर हो गया ये सेक्शन 157। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो कब आएगा और उसकी मुद्दत कितनी होगी, यानी उसको जाना कब होगा। फर्स्ट डायरेक्टर एंड इट्स टर्म। सही। अच्छा, क्लास के स्टार्ट में हमने ये समझ लिया था कि फर्स्ट जो डायरेक्टर होता है वो जब कंपनी बन रही होती है तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही उसको लेके आया जाता है। ऐसा ही ये क्लास। तो बस सिंपल यस हमें सर। हमने यहाँ पे यही जमा करना है कि जो नंबर है, यानी कितने डायरेक्टर्स एंड नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे होते हैं तो उसको भी जमा करा देते हैं इनके नामों, मतलब इनकॉर्पोरेशन के वक्त इनके पर्टिकुलर्स भी आप जमा करा देते हैं। और नॉर्मली सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, वही डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शख्स किसी और को भी डायरेक्टर बनाना चाहे? मिसाल के तौर पे एक फैमिली ऑन बिजनेस है, आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो वालिद साहब और 4 भाई मिलके मेंबर बन जाए और अम्मा को डायरेक्टर बना दें। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी कंपनी में? ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है? नो सर। नो सर। अच्छा, कोई है जो यस सर बोलने वाला हो या सारे नो वाले हैं?
सर सब्सिक्वेंट बना दें। सर सवाल ही नहीं सर वो कंपनी नहीं होगी ना? नहीं यार, कंपनी नहीं होगी। तुमने क्या चवल मारी है इतनी रात में, पिटोगे यार। एक कंपनी है मिसाल के तौर पे, सबको छोड़े ना, मिसाल के तौर पे हम मिलके अपनी एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम सारे मिलके बनाते हैं, और हम क्या करेंगे, हम जैसे मैं हो गया और आप में से कोई 2-3 लोग हो गए, और ये सब मिलके बनाए, 5 लोगों ने बना ली एक कंपनी, और हम सब प्रोमोटर्स भी हैं, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम भी हैं, और दूसरे अल्फाजों में हम क्या हैं क्लास, मेंबर। मेंबर। एक्सीलेंट। तो भाई इतना शर्मा के क्यों बोलते हो, खुल के बोला करो, मेंबर। ठीक है, तो मेंबर भी है। अच्छा, अब इसमें से ये जो ज़ियाउर रहमान थे जिन्होंने अभी एक अच्छी बात कही थी जिसको हमने चवल कहा था, अगर वो कहें कि सर मुझे भी किसी ना किसी दर्जे में इस कंपनी का हिस्सा बनाया जाए, तो हमने कहा, हम पाँचों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो इसको हम क्या बना देते हैं, डायरेक्टर। क्या इसको हम डायरेक्टर बना सकते हैं? मेरा सवाल ये था। सर कंपनी आपने बनने जा बताया रही था है। ना कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बना सकते हैं पर्स के बाद, मैंने कब तो बताया था? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बना, नहीं, टाइप्स बताते हो कि फर्स्ट के टाइप्स बाद जो भी फर्स्ट के डायरेक्टर्स बाद अपने जो होंगे। बनेगा, यानी फर्स्ट डायरेक्टर के वक्त तो फर्स्ट बनेगा, और उसके बाद अगर कोई बाद में डायरेक्टर बनेगा बना। तो उसको सब्सिक्वेंट कहेंगे। तो ये बाद में बन रहा है ना? बाद में नहीं बन रहा ना, अभी हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। हम जा रहे थे SCCP डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो इसने हमें रास्ते में पकड़ लिया, बोला नहीं मैं भी आपके साथ इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा हम 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं रखना चाहते, तो उसने कहा सर मुझे डायरेक्टर बना दें। क्या इसको हम बना सकते हैं? पेड एम्प्लॉय। सर मेंबर होना जरूरी था ना? पेड एम्प्लॉय के थ्रू बना सकते हैं ना सर? एक्सेलेंट, सब मेंबर ही होगा ना डायरेक्टर। एक्सेलेंट भाईजान, एक्सेलेंट। अभी तो हमने पढ़ा कि एक शख्स अगर पेड़ मेंबर ना हो हमारे तो वो पास तो डायरेक्टर नहीं नहीं बना बन सकते। सकता, लेकिन अगर उसको हम एम्प्लॉय डायरेक्टर बना दें तो वो आ सकता है। इसको हम अपनी कंपनी का मुलाजिम बना दें और इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम दे दें तो ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, यस सर। जी सर। सही। आप लोगों को जी नींद सर। तो नहीं आ रही? ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, सर आ रही है। तो सोना नहीं आप सर लोगों आ ने, रही ठीक है, है। बहुत तेज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कोई सर जरूरत आ नहीं। तो रही है मगर अच्छा, सर वैसे आप जल्दी लोग खत्म सब करें सोते क्लास। कितने बजे हैं? सर सर ये 9-10 11 बजे बजे। सो जाते हैं। क्या और 3 बात बजे। है, रश कर रहा आप लोगों पे। सर सुबह यूनि भी जाना होता है। चलें, अल्लाह आप लोगों का हाल पे रहम करे। सही बात है, चलें ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से आप लोग फ्रेश हो गए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे अच्छा चलें, अभी बाद में बात करेंगे। तो नंबर एंड नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जब कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे होते हैं तो आपने क्या कहते हैं ये देना होता है कि कितने डायरेक्टर्स हम ले बनाने जा रहे हैं, और नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स भी देना होगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सिंगल मेंबर कंपनी में अगर कोई शख्स SMC प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो उसके अंदर कितने मेंबर होने ज़रूरी हैं? एक। मिनिमम 1 सर। वन, वन मिनिमम सर। वन। मिनिमम सर वन वाला 1। कौन है, संदीश भाई? यस सर। ये मिनिमम वन है SMC प्राइवेट के अंदर। यस सर। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बिस्तर से बाहर आ यस जाओ। सर। मिनिमम वन नहीं है भाई, मैक्सिमम वन है मेंबर SMC के अंदर। संदीश भाई, यस सर। सर आपने मिनिमम लिखवाया था चार्ट में। कब लिखवाया था? आज गलती से मिनिमम लिख दिया होगा, वैसे हम पहली क्लास से पढ़े जा रहे तो आपको नहीं, मिनिमम नहीं लिखा मैंने, वन लिखा है। ये देखिए, एक से ना एक से कम ना एक से ज्यादा। मैक्सिमम भी नहीं लिखा। ये देखिए मैंने हटा दिया, ठीक है। वैसे हमने अब तक इतना पढ़ा ही है ना, सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर सिंगल ही होगा। ठीक हो गया, जी। यस चलें, सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब अगर इस सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर अब्बा को हमने बना दिया मेंबर, ठीक है। अब अब्बा के हैं 15 बेटे, तो 15 के 15 को क्या हम डायरेक्टर बना सकते हैं? नो सर, क्यों? 1 डायरेक्टर। डायरेक्टर तो सर एक ही बनेगा। ये कहाँ लिखा है? सर जो मेंबर। एटलीस्ट एक बनता है डायरेक्टर। सॉरी, सर सर जो ऐसा एम्प्लॉय डायरेक्टर बना होता है वो सकते एटलीस्ट वन हो सकता है, मतलब एटलीस्ट और वन भी हो हो सकता सकते हैं है। डायरेक्टर। एक्सेलेंट सर, डायरेक्टर के अंदर कोई कैद नहीं है
कि आपने है ना एक ही रखना है। मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, इसके नाम में तो छुपा हुआ है सिंगल मेंबर, तो मेंबर सिंगल होगा, डायरेक्टर्स कैन बी मल्टीपल। क्या बात समझ आ रही है क्लास? सर वो मेंबर वाला डायरेक्टर नहीं होगा ना फिर? अब जो भी होगा, लेकिन हो तो सकता है ना। भाई बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, क्या आप लोग जी सारे सर। जाग रहे हैं? अब एक हम छोटा सा सेशन करते हैं, लोगों को जगा दें। जो भी हमारे साथ हैं, अगर चैट बॉक्स में सारे यस सर लिख दें, आवाज़ निकाल दें, यस सर। तो हमें भी पता चल जाए। यस सर। यस जी सर। यस सर। अच्छा, तकरीबन 10 लोगों का रिप्लाई है, बाकी 11वां हो गया अब्दुल नाफे, ये 12 13। अच्छा चले, अब मैं खुद एक आध किसी को अगर खुद पूछना चाहूँ। दीपक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीपक। दीपक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आशिफा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी काशिफा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, इसके बाद नरमीन फजल, और इसके बाद हमारे पास है अब्दुल वासे, और चलो, तो मेरे निशाने कितने ज़बरदस्त हैं। अच्छे है ना, सही है निशाने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास। जी, बाकियों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी सर। चलें ठीक है। तो ये 4 कौन थे वैसे जी यार? सर। एक तो ये था हमारे पास अब्दुल वासे, नरमीन फजल, और काशिफा रिजवान, चौथा कौन था? दीपक। खैर कोई बात नहीं, सो गए होंगे, थक गए होंगे ना बेचारे। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है, हमने एक छोटा सा ये सेशन समझा कि एसएमसी के अंदर मे बी मोर देन वन डायरेक्टर्स, एंड कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर मेंबर नहीं होता। इसके हमने 2 छोटी छोटी केस देख लिया, और ये पेपर में आ भी सकता है। अच्छा, अब हम देख रहे थे फर्स्ट डायरेक्टर कब आता है। तो नंबर एंड नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त बताना होता है, और ये कब तक रहता है, इसकी इसकी मुद्दत कब तक है, ये कब एक्सपायर हो जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर कब चला जाएगा। तो ये चले जाएगा अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन फर्स्ट एजीएम। until the election of directors in फर्स्ट एजीएम, यानी कंपनी की जब पहली मीटिंग होगी तो फर्स्ट डायरेक्टर्स की जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फर्स्ट के बाद जो आएंगे उसको क्या कहेंगे हम क्लास? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट। एक्सेलेंट। यानी फर्स्ट डायरेक्टर्स की जो मुद्दत है, जो जिंदगी है, वो खत्म हो जाएगी फर्स्ट एजीएम में। और फर्स्ट एजीएम कब करवानी होती है? विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कुछ याद आ रहा है? और साथ में एक और भी यस सर। कंडीशन थी। जी क्लास, within 16 months of the incorporation 120 या days within 120 days of the financial financially subsequent financially के लिए। तो फर्स्ट एजीएम के लिए हमने बताया कि 16 महीनों के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन के करनी है। तो अगर इससे पहले भी हो सकती है, हो सकती है। तो अगर जब भी ये होगी तो फर्स्ट डायरेक्टर्स एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा जी, इसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को हम जब जब लेंगे तो इसका इसका मतलब हम फर्स्ट एजीएम पे जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद हमारे पास सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे, तो वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है कैजुअल वैकेंसी का। किसका? कैजुअल वैकेंसी का।
कैजुअल वैकेंसी ये होती है कि लेट से अगर किसी के बोर्ड पे 5 डायरेक्टर्स हैं, कितने हैं क्लास? 5 डायरेक्टर्स हैं और एक आज चल बसा, तो कितने रह गए? 4। चल बसा, रिटायर हो गया, इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर हो गया, कोई भी मसला हुआ, बस वो बोर्ड में नहीं रहा। तो अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड से चला जाता है तो उसकी जगह जो स्पेस क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। तो जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में कंपलसरी है कि फुलफिल की जाए। लिस्टेड कंपनीज के केस में ज़रूरी है कि कंपलसरी है कि टू फुलफिल। क्या मतलब? लेट से एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर 3 डायरेक्टर्स है और एक का इंतकाल हो जाता है, तो अब कितने रह गए? 2। क्या इसको कैजुअल वैकेंसी उस जो चला गया उसकी जगह फिल करने की ज़रूरत है क्लास? नहीं, उसको सर ज़रूरत नहीं है कैजुअल वैकेंसी फिल करने की। अच्छा, एक लिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर 8 डायरेक्टर्स हैं, कितने हैं? 8। अब उसमें से एक चला गया, क्या इसको ज़रूरत है? नो सर। क्यों? 7 है सर। मैं क्यों? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने मिनिमम की गिनती को पूरा करना है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये है कि जो 8 सीटें भरी हुई थी, अब इसमें से जो चली गई है उसको फिर से भरना है, लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। क्या बात समझ आई? तो सर फिल करेंगे बिल्कुल 8 करेंगे, डायरेक्टर। बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि एक कंपनी जिसको मिनिमम नंबर्स को मीट करना है ना डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अगर मीट करना है, जस्ट लाइक प्राइवेट को कितने चाहिए? 2। एसएमसी को कितने चाहिए? 1। पब्लिक अनलिस्टेड को कितने चाहिए? 3। और पब्लिक लिस्टेड को कितने चाहिए? 7। 7। तो अगर इसके केस में लेट से एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स 2 थे, तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी फिल करेगी एक के जाने के बाद? द आंसर इज यस। अगर इसके केस में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स लेट से 3 थे क्या अब इसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने की जरूरत है? आंसर इज नॉट कंपलसरी। एसएमसी के केस में 1 था, 1 चला गया, क्या जरूरत है? बिल्कुल। एसएमसी में कम ज़्यादा तो हो सकते हैं। एसएमसी में 4 डायरेक्टर थे, क्या ज़रूरत है? नहीं। पब्लिक अनलिस्टेड में 3 थे 1 आध चला गया, यस। पब्लिक अनलिस्टेड में 5 थे, 1 आध चला गया, नो। ज़रूरी नहीं है। पब्लिक लिस्टेड के केस में 7 थे, 1 आध चला गया, यस। पब्लिक लिस्टेड के केस में 12 थे, 1 आध चला गया, स्टिल यस। क्या ये बात समझ आई क्लास? जी क्लास, क्या ये बात समझ आई क्लास? सर एक बार रिपीट कर लें। चले मैं फिर से रिपीट जी कर। सर। देखिए, इसमें हमने ये देखा कि जो कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है कि एक चला गया, आप दूसरे को लेकर आ रहे हैं, यानी उसकी जाने वाले की जगह फिल करनी है। तो उसके अंदर ऐसा होगा कि अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, सिंपल अगर लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें जाने वाले की जगह आपको फिल करनी ही करनी है। उसमें आपने ये नहीं देखना कि यार कम से कम 7 चाहिए थे और 12 थे और 11 रह गए, तो 11 से भी काम चल सकता है। इसमें ऐसे नहीं चलेगा, इसमें आपने लाजमी फिलिंग करनी है। लेकिन दूसरी कंपनीज के अंदर, लेट से प्राइवेट के अंदर जहाँ 2 की ज़रूरत है और 3 थे और 1 चला गया, अब ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें। लेकिन जहाँ प्राइवेट कंपनी में 2 की एटलीस्ट ज़रूरत है और थे ही 2, अब आपको लाजमी करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आई? यस सर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आईओबीएम का शायद एक रूल ये है कि कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए तो वो कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, ऑफर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 40। तो अगर कोई एक आध चला गया तो 39 रह गए, तो आईओबीएम चाहे तो 40 का कहीं से लेकर आए और चाहे तो 39 से ही काम चला ले। लेकिन मिनिमम 5 की गिनती कम हो रही होगी, तो लाजमी 5वें को ला के
कोर्स कंटिन्यू करवाएगा, अदरवाइज कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। जी, इसमें किसी Yes, को sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो कैजुअल वैकेंसी वाले अंकल आएंगे, जो भी डायरेक्टर आएंगे, इन्होंने अपनी ऑफिस कब तक होल्ड करनी होगी? ही शैल होल्ड ऑफिस, he shall hold office for the remainder of the term in whose place he is appointed. यानी ये जिसकी जगह पर आया था तो लेट से उसको अभी 6 महीने बाकी थे उसकी रिटायरमेंट को एक्सपायरी होने में, रिटायरमेंट होने में। तो अगर 6 महीने बाकी थे तो आने वाला ये नहीं कहेगा कि यार मैं तो 3 साल के लिए आया हूँ, उसको 6 ही महीने मिलेंगे। क्या ये बात समझ आई? यस सर। सही हो गया। अच्छा, ये जो कैजुअल वैकेंसी है लिस्टेड कंपनी के केस में, ये कितने दिनों में फाइल करनी है? विद इन 90 डेज। कितने दिनों में करनी है क्लास? विद इन 90 90 days. डेज। इसको कौन करेगा? डायरेक्टर्स। इसको कौन करेगा? डायरेक्टर्स। क्या ये तक बात समझ आई? यस सर। चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये शायद सबसे ज़्यादा इस डायरेक्टर के एरिया का कोई मुश्किल एरिया होगा तो अब आने वाला होगा। इससे पहले जो भी था वो सिंपल था और इसके आगे भी सिंपल ही है। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं, अगर इसमें कोई मुश्किल चीज़ इस पूरे चैप्टर में होगी तो वो शायद यही वाली होगी जो अभी हम एंड तक इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स हमने देख ली। अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कब आते हैं ये भी हमें पता चल गया कि पहले जब रिटायर हो रहे होंगे फर्स्ट एजीएम में तो कौन से वाले आ जाएंगे? सब्सिक्वेंट। ऐसा ही है? यस सर। चलिए, जबरदस्त। तो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कब वर्कआउट होगी? सेक्शन 158। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट वर्कआउट होगी फर्स्ट एजीएम में। ऐसा ही है? और जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट होगी वो होगी, यानी उनकी जो मुद्दत होगी वो होगी फॉर 3 इयर्स। यानी एक शख्स अगर आज एजीएम के अंदर डायरेक्टर बनता है और वो सब्सिक्वेंट है तो वो अगले मजीद 3 सालों तक डायरेक्टर रहेगा। ठीक है? तो सर ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है मतलब कि या ये फिक्स टाइम है, इससे कम भी नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं हो सकता? नहीं, इससे कम हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है। इसको हम ऐसे देखेंगे कि इसके जो 3 साल है वो उससे पूरे करने हैं until he earlier resigns, unless he earlier resigns, कि या तो वो अर्ली रिटायरमेंट ले लें, ठीक है, या वो बिकम डिस्क्वालिफाइड हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे वो उसको लॉ कोई इसका केस सामने आ जाए, कोई मसला हो जाए, या कोई फ्रेश इलेक्शन कॉल कर दिए जाए। फ्रेश इलेक्शन कब होते हैं वो भी हम देखेंगे बाद में। पहले तो इलेक्शन देखेंगे फिर इलेक्शन देखेंगे, या अदरवाइज उसकी मौत हो जाए मिसाल के तौर पे। तो एक डायरेक्टर जो आया है कंपनी के अंदर ये तमाम केसेस में एप्लीकेबल है, सिर्फ इसके लिए नहीं है ये वाली बात। ये इधर भी है और इधर भी है। पहले डायरेक्टर को फर्स्ट एजीएम तक अपनी ऑफिस को पूरा करना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को अगले 3 सालों तक अपना काम पूरा करना है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी सूरत है कि ये जल्दी जा सके, बिल्कुल जा सके। अगर ये अर्ली रिज़ाइन कर दें या बिकम डिस्क्वालीफाइड के लिस्ट में आ जाएं, या कोई फ्रेश इलेक्शन कॉल हो जाए जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़े, या अदरवाइज में उनकी मौत हो जाए या XYZ कुछ भी हो जाए, तो फिर वो 3 साल पूरे किए बगैर ही आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसमें अगर फ्रेश इलेक्शन ना हो तो हमें पता है कि जाने वाले की जगह क्या पैदा होगी? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी लिस्टेड कंपनीज के केस में कंपलसरी टू फिल है विद इन 90 डेज ऑफ वैकेंसी अकर्ड, और दूसरे केसेस में कंपलसरी नहीं है अनटिल अनलेस के मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्या बात समझ आई? यस सर। जबरदस्त। सर 5 मिनट का ब्रेक लें।
चले 5 मिनट का हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो वैसे तो कोशिश करें रिकॉर्डिंग वाला कल्चर ही ख़त्म कर दें, तो फिर हम सुकून से क्लास ले सकें। ये यूट्यूब पे डालना और ये सब कभी कभी मुनासिब नहीं रहता। एनीवेज, सर मगर अच्छा रहता बाद में Sir, रिकॉल next करने के लिए। semester. हाँ लेकिन पता नहीं क्यों सुनते हो भाई, मैं तो एक बार 3 घंटे की, अगर हमारी तो 3 के 8-8 घंटे की क्लास होती थी, और उसमें कोई बीच में एक आध ब्रेक आ जाता था नमाजों का और ये वो, तो हम तो फिर जाके कभी सोचते भी नहीं थे कि फिर से हमें कोई रिकॉर्डिंग दे। जो ले ली क्लास, इतनी नोटिंग कर ली, कहानी ख़त्म। ये रिकॉर्डिंग लेने वाली जो आदत है ना, ये आपको आज तो नहीं फील हो रहा, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आई नेवर रिकमेंड कि आप एक क्लास भी लो, 3 घंटे भी लगाओ, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनो, इवन कुछ देखने के लिए भी बेकार है ये। क्लास प्रॉपर लेके जाओ, रजिस्टर की नोटिंग प्रॉपर करो, फिर अपनी बुक रीडिंग करो, तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये टीचर सवारी है कि फिर से रिकॉर्डिंग, सेल्फ डिपेंडेंस पर आना चाहिए। फिर ये आदत कोशिश करें कम से कम करें तो अच्छा। अच्छा, तो अब हम ये देख रहे थे कि जो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें पहले वाला तो चले जाता है फर्स्ट एजीएम से, और जो सब्सीक्वेंट वाले हैं वो जाते हैं फॉर, उनकी ज़िंदगी रहती है 3 इयर्स। अच्छा, इनमें से कोई अपनी फर्स्ट एजीएम की मुद्दत पूरी ना कर सके, या ये अपने 3 साल पूरे ना कर सके, इसकी क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस वर्कआउट हो सकती हैं। एक तो ये कि वो रिज़ाइन कर दे, नहीं कंटिन्यू कर पाए, कोई भी वजह हो। दूसरा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए। डिस्क्वालीफाइड की लिस्ट आज हमने इतनी लंबी चौड़ी देख ली कि माइनर है, ये है, वो है, फलाना है। तीसरा, कि फ्रेश इलेक्शन कॉल कर दिए जाए, वो कैसे होते हैं वो शायद आज की क्लास में नहीं आएगा। और चौथा, अदरवाइज यानी उसकी मौत हो जाए, XYZ कोई भी सिचुएशन वर्कआउट हो जाए, तो फिर वो अपने ये जो सेलेक्टेड टेन्योर्स हैं उसको पूरा नहीं करेगा। अदरवाइज ये फर्स्ट एजीएम में जाएगा और ये अपनी ज़िंदगी के 3 साल गुजारेगा। अच्छा, जब ये 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो पा रहे किसी भी वजह से, यानी कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी सिचुएशन से, लेट से बीच में कोविड आ गया था, तो बहुत सारे मामला, इवन कंपनी की एजीएम्स में भी एक्सटेंशन दे दी गई थी और मामला आगे पीछे हो गए थे। तो जब ये रिटायर हो जाएंगे, इनके पीरियड पूरा हो जाएगा, तो दे विल बी नोन एज रिटायर्ड, and but they will continue to perform their duties unless successors are selected or elected. They will shall stand retired and they will continue to perform their duties unless successors are elected. ठीक हो गया कि ये कह रहा है कि ये अपना काम करते रहेंगे जब तक दूसरे वालों का इलेक्शन ना हो जाए और वो लोग ना आ जाएं। यानी अगर इनके 3 साल पूरे हो गए और किसी वजह से इलेक्शन ना वर्कआउट हो पाए, तो इनको चाहिए कि ये अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते रहें। ये बोल के नहीं जाएंगे हमारा टाइम ख़त्म हो गया तो हम जा रहे हैं। इनको चाहिए कि कंपनी के मामलात ये चलाते रहेंगे, और फिर जब दूसरे वालों के इलेक्शन होंगे तो इसके बाद ये फाइनली जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई ऐसे मामलात हैं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन वगैरह नहीं हो सकेंगे, तो डेट ऑफ एक्सपायरी के 45 डेज पहले, 45 डेज बिफोर, इनको चाहिए कि वो SCCP को कम्युनिकेट कर दें कि कोई हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से शायद इलेक्शन डिलेड हो जाए। और ये जो इलेक्शन की जो डेट है, यानी जो डायरेक्टर्स की जो डेट ऑफ इलेक्शन है, ये 90 दिनों से ज़्यादा, ड्यू डेट के 90 दिनों से ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। मीटिंग शुड नॉट बी डिलेड मोर देन Sir, 90 आपकी डेज। राइटिंग रिव्यू हो रही है। सर आप कुछ लिख रहे हैं? जी बिल्कुल लिख रहा हूँ। 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखिए, हमने ये कहा कि अगर ये लोग, इनके मुद्दत पूरी हो गई और इनको अब जाना होगा, लेकिन किसी वजह से इलेक्शन ना हो सके, तो इनको चाहिए कि ये कंटिन्यू करेंगे अपने फंक्शंस को अनलेस सक्सेसर्स आर इलेक्टेड। लेकिन अगर किसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकेंगे, तो इनको चाहिए कि ये रजिस्ट्रार को 45 डेज बिफोर ऑफ इलेक्शन बता दें, जो इलेक्शन की ड्यू डेट है, कि ये मसला, कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर दें ये मसला।
लेकिन ये जो इलेक्शन करवाने की जो ड्यू डेट्स है उसके 90 दिनों से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ 3 साल पूरे हो गए उसके 90 दिनों के अंदर आइडियली इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वर्कआउट हो जानी चाहिए। और एक्सटेंडेड टाइम ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार, और एक्सटेंडेड टाइम allowed by the registrar। ठीक है क्लास? ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब अगर रजिस्ट्रार को ये सारी बातें समझ आ गई कि मसले मसाइल हैं, तो वो क्या कर सकता है रजिस्ट्रार में खुद से ऑन इट्स ओन मोशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो, डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि टू होल्ड इलेक्शन। जी क्लास, ये बात समझ आई? सर रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें, अगर आपका टाइम पूरा हो गया है तो आपने इलेक्शन करवाने हैं टाइम पर ही, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम से इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो वक्त से 45 दिन पहले रजिस्ट्रार को ये बात आपको बता देनी है। अच्छा, अब ये जो मीटिंग होने वाली है जिसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का मामला होगा, ये अपनी ड्यू डेट्स के 90 दिन मजीद 90 दिनों के अंदर करवा लें, इससे ज़्यादा इसको डिले ना करें। या फिर अगर आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया और उसने जितना टाइम अलाउ किया हुआ एक्सटेंशन का उस हद तक, अगर उसने 120 दिन कर दिया तो 120 दिन के अंदर करा लें, अदरवाइज 90 डेज इज़ द लिमिट। अच्छा, अगर ये सारी बातें रजिस्ट्रार को समझ आ जाती हैं तो वो खुद से भी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कॉल कर सकता है, या मेंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है जिनकी रिक्वेस्ट आई है 10% वाले वोटिंग पावर्स एटलीस्ट जिनके पास हों, उनकी रिक्वेस्ट पे भी डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि इलेक्शन करो, इलेक्शन क्यों रोके हुए हैं डायरेक्टर्स के। सिंपल, ठीक है जी। तो सर अगर इलेक्शन फिर भी नहीं कराए 90 डेज के अंदर या जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, तो उस पे अब ये वाली बात आएगी। पेनल्टी हम नहीं पढ़ रहे भाई, आपके कोर्स में पेनल्टी जितनी मैंने शुरू में पढ़ानी थी पढ़ा दी, ऐसे पेनल्टी ऑब्वियसली हर चीज़ की, ठीक है। और पेनल्टी के स्केल हमने पहले ही समझ लिया 1 2 3, क्योंकि वहाँ पर पेनल्टी याद रखना आसान थी, ऐसे प्रोसीजर कम थे। यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है, इतने दिन ये वो, अब इसमें पेनल्टी याद करने जाओगे तो खो जाओगे, ठीक है। ओके सर, चले। अच्छा, अब जो मैंने आपसे कहा था कि कोई मुश्किल चीज़ है जो हो सकती है, वो ये बस आने वाली है, आ चुकी है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये जो बाद वाले आते हैं ये कैसे आते हैं क्लास? जो हमने कहा ना, नॉमिनी डायरेक्टर एक पर्टिकुलर ट्रैक को फॉलो करते हुए नहीं आता। वो ट्रैक क्या होता है? वो ट्रैक होता है इलेक्शन का। वो कौन सा ट्रैक होता है? इलेक्शन का। अच्छा, ये इलेक्शन का जो तरीका है वो कैसे होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जो डायरेक्टर का इलेक्शन का प्रोसीजर है इसके लिए हमें 7 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 7 का टेबल आता है 35 तक तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है कि आपने 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने इलेक्ट करने हैं इस बार। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स shall fix the number of directors, कि इस बार इलेक्शन में कितने डायरेक्टर्स को हम कॉन्टेस्ट करने का मौका देंगे। इसका क्या मतलब है? लेट्स से कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे कोई 15, लेट्स से किसी लिस्टेड कंपनी में 9 डायरेक्टर्स थे, तो अब ये समझा जा रहा है कि यार 9 ज़्यादा थे, हमारी 7 की रिक्वायरमेंट है, हम 7 से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपने 35 दिन पहले ये 35 डायरेक्टर्स
एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने इस बार रखने हैं उसको आपने बता देना है अपने मेंबर्स को कि इस बार कितने डायरेक्टर्स इलेक्ट होने वाले हैं, यानी कितनों को हम जगह देंगे, कितनों की वैकेंसी है। ठीक है जी। नंबर 2, इसके बाद आपने नोटिस ऑफ इलेक्शन अपने मेंबर्स को सर्कुलेट करना है और उस नोटिस के अंदर क्या होगा, यही होगा कि नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, जाने वालों के नाम क्या हैं, और नंबर ऑफ सीटें कितनी फिक्स हुई है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स। तीसरी बात 14 दिन पहले अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहे, एनी मेंबर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तो वो कंपनी को बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट है, 14 दिन पहले बताएगा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और ये जो अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, अपनी इंटीमेशन देगा, इसको जब चाहे इलेक्शन के दिन से पहले विड्रॉ कर सकता है, उसको इजाज़त है। अगर किसी शख्स ने खुशी खुशी या जोश जोश में नाम तो डाल दिया कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, अब वो चाहता है कि नहीं यार ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो अपनी बात से विड्रॉ कर जाए, कोई मना नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद ये आप देख रहे हैं 7 का टेबल चल रहा है, 35 दिन, 14 दिन, बीच से 28वां दिन हमने हटा देना है, 35, 14, अब 7 दिन दें। 7 दिन पहले थर्ड पॉइंट रिपीट करना जी, 14 डेज पहले अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं, तो वो कंपनी को इंटीमेट कर देगा कि आई वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अगर वो चाहे, उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार मैंने कह तो दिया है मगर मैं ये नहीं खेल सकता ये वाला गेम, तो विड्रॉ भी कर सकता है कभी भी। अच्छा, अब ये 7 दिन पहले कंपनी क्या करेगी, इसको मेंबर्स को बता देगी, नोटिस दे देगी कि इस बार कौन कौन लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वही एक उर्दू अखबार में और एक इंग्लिश अखबार में नोटिस को पब्लिश भी करा देगी, जैसे हमने एजीएम की रिक्वायरमेंट में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया डेट ऑफ इलेक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट, यानी डे 0 विच इज डेट ऑफ इलेक्शन या डे ऑफ इलेक्शन। अब ये इलेक्शन के अंदर वोट कैसे काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे 60 डायरेक्टर्स फिक्स किए हैं हमने, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने फिक्स किए हैं क्लास के, कितने लोगों को इस बार जगह देंगे, कितनी सीटें हैं हमारे पास, 7 सर। 7 है, और लेट से 7 ही लोग कंटेस्टेड पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 7 ही हैं, तो कोई मसला ही नहीं है, सीधा सीधा सबको जगह मिल जाएगी, ऐसा ही है क्लास। यस सर। लेकिन लेट से कंटेस्टेड 8 हैं, कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट्स 9 हैं, 10 हैं, अब असल वोटिंग का मामला हमें होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अब हमने 10 में से 7 लोग चुनने हैं, ना कि 7 में से 7, ऐसा ही है। तो अब वोटिंग कैसे इस्टेब्लिश होगी, तो इसमें सबसे पहले आपने मेंबर जो होंगे कंपनी के, वो वोट देंगे डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन के लिए, और वो वोट का जो फॉर्मूला लॉ ने हमें बताया है वो ये है कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। मिसाल के तौर पे एक मेंबर जब वोट देगा तो वो जो अपना एक वोट देगा, एक मेंबर के पास आइडियली एक वोट होना चाहिए, मगर लॉ ने इसकी कैलकुलेशन के लिए वोटिंग का क्राइटेरिया कुछ और रखा है। लॉ कह रहा है कि एक मेंबर के पास उतने वोट होंगे इस फॉर्मूले के तहत जितने भी बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए हैं, उनके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 1000, और हमने लेट से डायरेक्टर्स कितने रखने हैं, 15, तो अब मिस्टर ए के पास 15,000 वोटिंग वोट्स होंगे, कितने होंगे, 15,000। 15,000 वोट्स होंगे, जो वो अपने ये जितने भी डायरेक्टर्स आपने इलेक्ट करने, लेट से 15 करने, तो उसकी मर्जी है कि वो सारे के सारे किसी भी एक को दे दे,
चाहे तो सबको टुकड़ा टुकड़े करके दे दे, उसकी मर्जी है, ठीक है। he can give all votes to one और अदरवाइज, चाहे तो सारे के सारे वोट एक ही बंदे को दे दे, चाहे तो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तोड़ तोड़ के दे, कोई मना नहीं है। जी कुछ कह रहे हो नुमान? जैसे सर पोल डिमांड हुआ था लास्ट वीक जो नहीं हमने इसमें पढ़ा पोल था वोल डिमांड नहीं उसमें। होगा, इसका अपना तरीका है। वो मेंबर्स की मीटिंग थी, ये मेंबर्स आए हैं डायरेक्टर्स को वोट देने के लिए, है तो ये मीटिंग ही, लेकिन इलेक्शन के अंदर वोटिंग का तरीका ये वाला है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलें जबरदस्त। अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको क्या मिला है, फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया? तो मेंबर हु गॉट द हाईएस्ट वोट शैल बी इलेक्टेड फर्स्ट एंड सो ऑन। member got the highest votes shall be elected and so on, ठीक है। ये तरीका होगा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का कि आपने 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने बताना है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, यानी नेक्स्ट मीटिंग में और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर कितने लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। नोटिस ऑफ इलेक्शन आप दे देंगे मेंबर्स को, जिसमें 2 बातें होंगी, ये जाने वालों के नाम और आने वालों की जगह कितनी होगी, सिर्फ जगह बतानी है। 14 दिन पहले आपने बताना है, जो इस मेंबर ने इंटरेस्ट है उसका वो आके बता दे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। 7 दिन पहले कंपनी ने नोटिस देना है, और लिस्टेड कंपनी के केस में अखबारों में भी दे देना है कि ये लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इलेक्शन इस दिन यहाँ पर होगा। कैसे होगा, वही जो नोटिस की रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं वैसे ही होगा। इसके बाद डे 0 के ऊपर जब इलेक्शन होंगे तो उसके लिए मेंबर देगा वोट। मेंबर वोट कैसे देगा? मेंबर वोट ऐसे देगा कि जितने लोग इलेक्ट होने वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देगा अपने नंबर ऑफ शेयर्स से। किसी के पास अगर 500 शेयर्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय जितने लोग इलेक्टेड होने वाले हैं उसके उतने शेयर्स। यानी अगर मैं आपसे एक छोटा मोटा केस बना के पूछ लूँ एग्जाम में, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि अगर मैं कह दूं कि मिस्टर अली के पास होल्ड्स 500 शेयर्स and number of directors to elect are 8, तो बताओ अली का वोटिंग कितना है, वोटिंग पावर कितना है? तो आंसर क्या होगा क्लास? ठीक क्लास 500 into 8। 500 into 8 यानी 4000, ठीक है। 4,000. तो अली के पास 4000 शेयर्स का वोट है कि वो चाहे तो जिसको जैसे भी दे। अली चाहे तो सबको एक साथ दे दे, मतलब एक बंदे को सारे दे दे, चाहे तो अपनी मर्जी से किसी को कितने दे किसी को कितने दे, ये उसकी अपनी सवादीद पर है। मेंबर जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो इलेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह रिटायरमेंट ऑफ या रिमूवल ऑफ वो भी पढ़ेंगे। अभी आप लोगों की इतनी हालत ऐसी नहीं होगी कि मैं आपको वो एरिया पढ़ाऊँ। अच्छा जी, अब लास्ट जी चीज़ हम सर। पढ़ने जा रहे हैं कि डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम कैसा होगा। जिस तरह मेंबर्स की मीटिंग का कोरम हुआ करता था, ऐसे डायरेक्टर की मीटिंग का भी कोरम होता है, कोरम ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा कोरम ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लिस्टेड कंपनी का कोरम लॉ ने हमें बताया हुआ है, और अदर कंपनी के लिए लॉ ने कहा है कि जैसा तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा हो बस वैसा फॉलो कर लेना। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख देना कि हमने कितने लोगों का कोरम रखवाना है या कितने लोग होंगे, तो हम समझेंगे कि बोर्ड की मीटिंग का कोरम कंप्लीट हो गया है। लेकिन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इट इज़ डिफाइंड। वो क्या है? वो है एटलीस्ट 1/3 of number of directors or 4, whichever is greater। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी के 9 डायरेक्टर्स हैं तो उसका कोरम कितना होगा क्लास? 1/3 या 4? सॉरी 3, sir. नहीं, किसी कंपनी के अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स 9 हैं तो इसका कोरम कितना होगा क्लास?
जी क्लास Okay. 4 होगा ना, विच एवर इज ग्रेटर। हमें क्या करना होगा, 9 का 1/3 चेक करना होगा और 4 विच एवर इज ग्रेटर। 9 का 1/3 कितना आएगा, 3। ठीक है क्लास, जी सर। ठीक है। लेट्स से अगर किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं 12, अब क्या होगा कोरम, 4 ही होगा फोर सर, ही होगा। 4 ही होगा। 4 ही सर होगा, 4 ही होगा। जबरदस्त। और अगर किसी कंपनी का 18 है, अब 6 होगा। 6 होगा। 6 सर। अच्छा, अगर किसी कंपनी के 10 है, अब क्या होगा, 4 होगा सर। 4। 4 होगा। लेकिन 4 की 4 गिनती को होगा, गिनोगे 4। कैसे, निकालोगे कैसे 4, उसको ऐसे गिनेंगे कि जो 10 का 1/3 है वो क्या आएगा, 3.333, ऐसा ही है। और 4 हमेशा ये जो फ्रैक्शन होगा, यानी ये जो हमारे पास डेसिमल होगा, इसको हमेशा हम राउंड अप कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल ऑलवेज राउंड अप। क्या ये बात समझ आई? सर मतलब अगर 4.3 होगा 1/3 तो 5 काउंट होगा। हाँ एग्जैक्टली, अगर 13 लोग हैं तो अब 13 का 1/3 कितना होगा जी, बताए कोई, 4.33 होगा क्लास। और 4 विच जी एवर सर इज तो ग्रेटर 5 लेना है। होगा। तो अब हम कितना लेंगे, 5, यानी कोरम कितना होगा, 5। क्या बात समझ आई? यस सर। जबरदस्त, बेहतरीन है नहीं ये। नहीं आई जी सर, अलीबा? 4.33 को राउंड ऑफ करें तो 4 बनता है ना। जी, मगर यहाँ पे 5 बनता है। सही है सर। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी सर। चलें, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त हो गया। तो ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हम खाली किताब देखेंगे। हमने इससे ज़्यादा आज कॉन्सेप्ट नहीं लेना, दैट्स इट, बहुत हो गया। ये भी बहुत है। कंपनी लॉ साइज में छोटा है, मगर छोटा छोटा इतना है कि ज़्यादा महसूस होता है। अदरवाइज आपका मर्केंटाइल लॉ ज़्यादा था, अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो तो। उसको हमने बहुत सारी पढ़ाई की थी, इसमें तो गिनती के टॉपिक्स हैं। एनीवेज, अच्छा, अच्छा ये सर, ये जो डिसाइड करते हैं कि कितने लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, डायरेक्टर बनेंगे, वो कौन डिसाइड करता था? डायरेक्टर्स खुद ही करते हैं। अच्छा, प्रीवियस डायरेक्टर। हाँ, प्रीवियस डायरेक्टर्स। क्योंकि अभी तो हमने देखा कि नॉर्मली डायरेक्टर्स, मेंबर्स आर डायरेक्टर्स, बट फाइन, कुछ नहीं भी होंगे लेकिन कुछ तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स एक में से एक भी मेंबर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। एक बात तो ये। और लिस्टेड कंपनी के केस में तो बाकायदा लिखा हुआ भी है, लेकिन वो आपके कोर्स में वो सारी चीज़ें हैं नहीं। और अल्लाह का शुक्र है नहीं है, वरना तो हम कैसे हो जाते। तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है। सही। अच्छा, जी सर। यस सर। और मेरे ख्याल से ये अभी आप लोग पेपर दे रहे हैं, अभी कमिंग टाइम में आईकेप का जो आप लोग जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, इसकी स्कीम रिवाइज होने वाली है कुछ 6-8 महीनों के अंदर। तो एक ज़माने में जब हम कंपनी लॉ पढ़ा करते थे तो कंपनी लॉ अलग था और मर्केंटाइल लॉ अलग था, जो आप लोग एक साथ है। आपका अभी भी अलग अलग, लेकिन अब आईकेप का एक ही पेपर हो गया तो आपको कम कम पढ़ाया जाता है। तो अब ये शायद सुने में आया कि नई स्कीम के अंदर वो दोनों पेपर अलग अलग हो जाएंगे, तो अगेन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों का फिर भी कोर्स निस्बतन कम है। अच्छा जी, तो अब ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कैसे आ सकते हैं, मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं? तो ये इन पर्सन भी आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, और इवन ये ऑडियो कॉल पे भी आ सकते हैं। ऑडियो कॉल भी इनके लिए एक्सेप्टेबल है, यानी इनके कोरम की काउंटिंग के लिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट पॉइंट हमारा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट आज का, जो लिस्टेड कंपनी का बोर्ड है, इसको चाहिए कि हर क्वार्टर में एक मीटिंग तो लाजमी करे। शेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। शेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। क्या बात समझ आई क्लास?
लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को चाहिए, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की कंपनी है, लोगों का पैसा डला हुआ है, तो लॉ ये कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को चाहिए कि हर क्वार्टर में एक बार ज़रूर मिल लिया करें, ताकि अपने मामला पे कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लें। ठीक है, यानी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई Yes, कैद नहीं लगाई हुई कि आपने है ना हर महीने मिलना है, बोर्ड ने हर हफ्ते मिलना है, हर क्वार्टर में मिलना है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में बोर्ड ने क्वार्टरली मिलना है। लिस्टेड कंपनी का नॉर्मली जो बोर्ड होता है ना, बड़ा डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें तकरीबन सारे लोग हर वक्त इस तरह राब्ते में नहीं होते, उसका एक अलग ही कंपोजिशन होता है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन या ये रिक्वायरमेंट लगाई गई है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज वगैरह का जो बोर्ड होता है, वो सारे मेंबर्स ही होते हैं, फैमिली ओन्ड होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें वैसे ही प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो सब वैसे ही रोज़ मिल रहे होते हैं, खाना साथ खाते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के केस में ये ताकि जमा हो जाए और मैटर्स को देख लें, इसलिए इस तरह दिया गया। ये बात समझ आई क्लास? ठीक है जी, यस सर। चलें ज़बरदस्त। अब हम एक मरतबा किताब से इसको फास्ट स्पीड से घुमा लें, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके सवाल भी देखें। और मीटिंग प्रोसीडिंग से यस सर। सवाल मैं अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में हो जाएगी। अच्छा जी, ये किताब हम दूसरे वर्जन पे खोल लें ताकि उस पर लिख सकें। सर आप समर में कोई कोर्स ऑफर कर रहे हैं लो का? यार एक तो शायद MBA वाला है मेरे पास, शाम वाला, और बाकी मेरी कोई बात नहीं हुई अभी तक मैनेजमेंट से। होगा तो पता चल जाएगा, अभी मुझे नहीं पता। ये तो पहले पहले साहब लोगों के पास आती है ना? नहीं सर, और सर पहले तो आप आप लोगों को ऑडिट पता पढ़ाते चल हैं जाता आप? होगा। ऑडिट मैंने एक बैच पढ़ाया था, इसके बाद दूसरा नहीं पढ़ाया। सर अब एक दफ़ा पढ़ा देगा, एक और दफ़ा। ऑडिट का सीन है कि सर उसका बेहतर टीचर आ गया, मतलब वो प्रैक्टिस में भी है शायद, या पता नहीं इंडस्ट्री में अच्छा बंदा है वो भी। तो मैं इस साइड का आ गया, मेरी कोशिश है कि मुझे टैक्सेशन की कोई वो बन जाए। आई डोंट नो उसका क्या सीन है। सर ऑडिट तो कोई मिस पढ़ा रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, यार एक है कोई, मेरे नाम जहन से निकल गया है। सर नहीं, साजिद हफीज सर एक पढ़ा रहे जी हैं। सर जी हैं, जी, साजिद साजिद हफीज हफीज, वो सर हैं। अच्छा मुनासिब आदमी है, वो पढ़ा रहे हैं ना अभी? यस सर। हाँ वो जी पढ़, सर, इस सेमेस्टर वही पढ़ा रहे हैं। अच्छे ज़बरदस्त। ऑडिटिंग 2, ऑडिटिंग 1 पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, ऑडिटिंग 1 इन्होंने मुझसे कहा था हाँ सर, पढ़ाने के ऑडिटिंग लिए। 1 की कोई टीचर हैं। मैम शाजिया बेग पढ़ा रही जी, ऑडिटिंग 1 था अवेलेबल, लेकिन फिर उन्होंने लिया नहीं था, तो शायद संडे वनडे था या ऐसा कुछ था, तो मैंने मना कर दिया। खैर, अच्छा तो अब हम ये देख रहे थे, ठीक है, कि ये बुक है, इसमें वही वाली बात, हम उसी तरीके से फास्ट स्पीड से गुजारेंगे इसको। डायरेक्टर की डेफिनेशन है, आप चाहें तो पढ़ लें, चाहे तो छोड़ दें, सब टू यू। और इसके अंदर थोड़ा सा इसको, इस पर डिस्कशन हुआ है, तो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज एग्जाम पर्पज के लिए इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी आप हटा सकते हैं, ये सब थ्योरी है, तो मेरे लिए तो ये सब ऐसे ही है जैसे अभी पार्टी लग रही है। सेक्शन 167 मैंने आज आपको नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, आज की क्लास के लिए जो मैं टिक करता जा रहा हूँ, तो आपको पता रहेगा हमने क्या क्या आज कवर किया है, ताकि कोई किताब से देखना चाहे तो देख सकता है। तो आज हमने सबसे पहले तो ये कवर किया था, और ऊपर डेफिनेशन। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नो पर्सन shall hold office as a director, including as an alternative director at the same time in more than such number of companies as may be specified. However, this limit shall not include the directorship in a listed company. तो अभी हमने यही देखा था कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप यही कहेंगे कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, और वो कहाँ लिखा है क्लास? ये हमने जरूर देखा था। उसको क्या कहते हैं जहाँ ये लिखा हुआ है?
8 हाँ आर्टिकल नहीं 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 नहीं, SCCP में ना अरे भाई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है यार, जी कोड ऑफ सीसीजी यस जिसको सर। कहते हैं, ठीक है, ये वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा जी, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये बिल्कुल आज हमने कवर किया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको देखिएगा। एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्सन टू बिकम डायरेक्टर्स, ये बिल्कुल आज हमने कवर किया है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ये चौड़ी लंबी लिस्ट है और ये इसमें एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम आए हैं, ये हमने सब बिल्कुल कवर किया हुआ है, तो आप रीडिंग कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आए, हमने आज ये कवर किया था इन एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी, ये हमने आज कवर नहीं किया, तो आप चाहें तो देखिएगा, हमने आज नहीं किया। टर्म ऑफ डायरेक्टर्स, कब कितनी उसकी मुद्दत रहती है, तो एड इनकॉर्पोरेशन वाले कब खत्म हो जाते हैं, तो एड इनकॉर्पोरेशन वाले कब आते हैं, द नेम्स एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम एंड द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर शैल बी सबमिटेड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एडिशनल डायरेक्टर्स बाद वाले कब आते हैं, तो वो जनरल मीटिंग में, ये किताब के अंदर बड़ा हौच पौच किया हुआ है, आप सिंपल जो अभी हमने लिखा था वो ऐसा ही है कि फर्स्ट डायरेक्टर आ जाता है शुरू में और उसकी कहानी खत्म हो जाती है फर्स्ट एजीएम में, जो यहाँ लिखी हुई है इसको आप कटा सकते हैं, और जो बाद वाले हैं वो आते हैं फर्स्ट एजीएम से और उनकी ऑफिस होती है 3 सालों तक की, ये आज हमने कवर किया, ठीक है, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि अभी हमने लंबा चौड़ा देखा था कि 35 दिन पहले फिक्सेशन होगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद नोटिस ऑफ कंटेस्टिंग, जो हिस्सा लेना चाह रहा है वो 14 दिन पहले बता देगा, 7 दिन पहले कंपनी इसको छाप देगी और फिर क्या कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन अनअपोज तब होगा जो जितने लोग हैं उससे कम लोग लड़ रहे हैं या उतने ही लड़ रहे हैं, तो फिर तो कोई अपोजिशन होगी ही नहीं, जितने लोगों ने लिया था उतने लोग आ जाएंगे, या उससे कम होंगे तो और अच्छा है। नंबर ऑफ वोट्स कैसे वर्कआउट होगा, अभी हमने देखा था एक बंदे के पास जितने वोटिंग शेयर्स हैं और उसके जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मल्टीपल डायरेक्टर सर। बिल्कुल, तो ये आ गया 80,000। देखिए ना, 8 डायरेक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं और एक शख्स के पास 10,000 वोटिंग शेयर्स हैं, तो ये कितने इसके पास वोट निकले, 80,000, ठीक है, यही अभी हमने देखा था, ठीक क्लास, ओके। यस सर। रिजल्ट ऑफ पोलिंग बिल्कुल अभी हमने देखा है, ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसको काट दीजिएगा, ये मैंने आपसे बताया था कि जहाँ जहाँ गारंटी लिमिटेड और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उसको हम अपने एग्जाम पर्पज के लिए नहीं लिख कर आने वाले। नॉमिनी डायरेक्टर आज हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। जो आज हमने पढ़ा है बस वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको एक एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमने आज क्या पढ़ा है, वैलिडिटी ऑफ एक्टर डायरेक्टर भी नहीं पढ़ा, कैजुअल वैकेंसी देखा है। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होगी, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट होगी, और सॉरी कैजुअल वैकेंसी क्या होगी, तो जो भी कोई आएगा वो होल्ड ऑफिस करेगा रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द डायरेक्टर, जितनी रिमेनिंग पीरियड उसकी रह गई होगी वो होगा। अपॉइंटमेंट नॉट नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने समझा भी था कि इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल और अबव द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी में अगर 3 चाहिए थे और 2 रह गए, या 5 चाहिए थे और 4 रह गए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैजुअल वैकेंसी को फाइल करे, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड अप, तो उसको चाहिए कि वो 90 दिनों के अंदर लाजमी करे। तो लिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा थे तो करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता जो प्राइवेट कंपनीज है उसको ज़्यादा में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम की रिक्वायरमेंट अगर ब्रीच हो रही हो तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ये अभी हमने एग्जाम्पल से भी गुजारा था। इसके बाद रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, और ये किताब घुमाने का मकसद ये आज हमने जो देख लिया उसको टिक मार्क कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने पास इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। बस ये यहाँ पर आगे, इसके आगे तो हमने देखा ही नहीं, तो यहीं तक आज हमने देखा था, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। आप लोग मुझे प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें व्हाट्सएप पे अभी जो भी अवेलेबल हैं, और जो आए थे आपकी नज़र में उनका भी बता दीजिए ताकि इनकी अटेंडेंस भी लग जाएगी, क्योंकि कुछ लोग 3-4 लोग